फिर ये
पेन ड्राइव है? हाँ, कमेंट कैसे दिखेंगे? कमेंट कैसे दिखेगा यार? इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आ गया? अरे सामने क्लास चालू है, क्या ही कर रहा तुम? How will I see comments? How will I see comments? How will I see comments? यार इसमें कमेंट्स कैसे दिखेंगे मुझे? मैं स्टार्ट तो हूँ, कमेंट्स कैसे दिखेंगे? मैं नहीं, मेरे पास तो वेव खुल गया। उसके बाद हाउ विल आई सी कमेंट्स ऑन द स्क्रीन? जल्दी। हाउ विल आई सी चैट्स? इधर तो हेलो, हेलो। चैट्स कैसे दिखेंगे मुझे? चैट, चैट, क्लासरूम का चैट कहाँ पे? मेरी वीडियो कहाँ दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही मेरी वीडियो। होम कहाँ पे है? हाँ, वीडियो कॉल करो। हम्म। बट मुझे चैट कहाँ दिखेगा वो तो मुझे समझ नहीं आया। होम पे क्लिक किया। मुझे सामने कैसे दिखाऊं यार? इसको इसको उठा के वहां ले जाऊं?
Isn't it too difficult? चलो भाई, कर लिया। अभी चैट उसमें सामने दिखेगा, राइट? बच्चा लिख रहा है नो ऑडियो नो वीडियो, ऐसा क्यों? भाई ऑडियो वीडियो आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो आ रही है क्या बच्चों? स्टार्ट करें? हेलो 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 हेलो, ऑल क्लियर? ठीक है। अंशुल आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर, राइट? फर्स्ट डे है भाई, हमें भी सीखना पड़ता है। एवरीथिंग इन लाइफ हैज टू बी लर्नड। लाइफ इज वेरी अनफेयर, है ना? बिल्कुल सही बात है। तुम्हें बाकी नहीं करना है, तुम्हें वीटी सर इन ब्लैक बस यही दिख रहा। आ रही है ना? क्लाउड काट दो फोन। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये सब तामझाम तो है अपने पास भाई, बोर्ड और पेन होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए तो बात करते हैं पहले आपसे केमिस्ट्री का, राइट? पहले आपसे बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री का। सर बट इनऑर्गेनिक थी ना, इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है, अभी समझाएंगे। पहले बात करेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है? कैसी चल रही है आपकी तैयारी और क्लासेस कैसी चल रही है? सब कुछ समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। एवरीथिंग इज क्लियर? बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे तो मुझे नहीं पूछना चाहिए बिकॉज लेकिन ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह से कोई हेल्प हो पाए तो मैं करा दूं, करा सकता हूं, इसलिए मैं पूछ लेता हूं। सब अच्छा चल रहा है? एवरीथिंग क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। तो वेडनेसडे के दिन आपकी मेरी क्लासेस के बारे में मैं बता देता हूं। वेडनेसडे के दिन बच्चों आपको मेरी क्लास मिलेगी थर्ड स्लॉट में। वेडनेसडे के दिन बेटा थर्ड स्लॉट में मेरी क्लास मिलेगी, राइट? और बाकी जो थर्सडे एंड फ्राइडे है, बाकी जो अपने पास थर्सडे एंड फ्राइडे है, इस दिन आपके पास सेकंड स्लॉट में क्लास है। क्लियर है बात? इस दिन सेकंड स्लॉट में बच्चों आपके पास ये क्लास होगी, ठीक? अच्छा, क्लास के बाद जैसी आपकी क्लास होगी, मिनिमम 2 क्लास आपको मेरे साथ करना है। फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए अगर मेरे से कोई पहली बार पढ़ रहा है तो कम से कम 2 क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके मेरे से फ्रीक्वेंसी सेट होगा और फिर पता लगेगा कि मैं बेसिक नहीं, एकदम पाताल में जाके बेसिक उठा के फिर पढ़ाता हूं, ठीक? हो सकता है कुछ चीजें अभी जो मैं आपको बताऊं वो आगे आने वाले चैप्टर से रिलेट हो, मैं हर बार यही कर देता हूं, आगे आने वाली चैप्टर से रिलेट हो, और कुछ टॉपिक्स कुछ चीजें बहुत 100% क्लियर ना हो। 90% चीजें मक्खन की तरह क्लियर होंगी, 10% चीजें हमेशा रहती है जो आगे वाली टॉपिक से कनेक्टेड है। उसके लिए घबराना नहीं है, छाती नहीं पीटना है ना? उसके लिए क्या करना है? पेशेंस रखना है। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे वो 10% भी मक्खन क्लियर होते जाएंगे। रही बात कि सर बेसिक से पढ़ाएंगे या ड्रॉपर की तरह पढ़ाएंगे, बेटा मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जैसा आप आज से पहले केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, मैं वैसा पढ़ाऊंगा। मतलब मुझे भी कभी कभी आपको भी डाउट होगा कि सर आप ये क्यों पढ़ा रही हो, तो आता है, बट मुझे बताना है वो चीज। इसीलिए आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग भी होगा जब आप एंड कर रहे होगे सिलेबस में। तो आपको ये आइडिया दे देता हूं पहले से कि मैं इस बैच में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेने वाला हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेने वाला हूं। कुल मिला के 50 में से 30 क्वेश्चन का जिम्मा मेरा है, 50 में से 32 क्वेश्चन का जिम्मा मेरा है। 16-16 क्वेश्चन मान लेते हैं, 32 क्वेश्चन का जिम्मा मेरा है, ठीक है बच्चों? जब आप सिलेबस एंड कर रहे होंगे तो ये 32 के 32 क्वेश्चन, इसमें से 30/32 तो आपके हम नोट से आएंगे। अगर कोई आपको ये क्लेम कर रहा है कि हर चीज नोट से आ रहा है, दैट इज अ रॉन्ग क्लेम, ये बात समझिएगा, ठीक है? हम एनटीए नहीं है, ठीक है? और अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं तो दैट इज अ रॉन्ग क्लेम, दैट इज वेरी अननेसेसरी क्लेम। 30 आउट ऑफ 32 ये मैं दावा कर सकता हूं एज इट इज हु बहू, बिना डेटा चेंज किए हुए आ जाएगा। इनऑर्गेनिक आप डेटा चेंज नहीं करा पाओगे, ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर लेगा, इसलिए 2 क्वेश्चन का बफर लिया है। कई बार 32 में से 32 ही आने वाला है,
31 ही आने वाला है, 30 से नीचे कभी नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हर चीज, वो जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है ना वो भी नोट से ही होंगे। वो जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है ना सेक्शन बी वाले, वो भी आपके नोट्स में ही रहेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। टोटल 50 में से 32 क्वेश्चन अपने हैं, उसमें से ये अपने नोट से रहने वाला है। दूसरी चीज, सर क्या आप बेसिक से पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, है ना? बेसिक से पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? बेसिक से बेटा भूल जाओ, बेसिक से भी नीचे लेवल से जाके पढ़ाएंगे। मतलब मैं स्टार्ट वहां से करूंगा केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होती है। चलो, दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि सर एनसीईआरटी इंक्लूड होगा कि नहीं, या आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा? आपको अपने से पढ़ना है, लेकिन 100% एनसीईआरटी नोट्स में होगी। नोट्स क्या मतलब? क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ दिनों बाद बीतने दो, 2-3-4 लेक्चर जब बेसिक्स के कवर हो जाएंगे तो मैं एनसीईआरटी लेके आया करूंगा क्लास में। तो पहले मान के चलता हूं 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटे 45 मिनट की है, बट मैं मान के चलता हूं कि 2 घंटे की क्लास है, ठीक है? तो 2 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे 45 मिनट तो भाई आपके क्या होंगे? थ्योरी लेक्चर्स होगा। जो 15 मिनट टाइम है वो एनसीईआरटी रीडिंग होगा, मतलब जो हमने पढ़ाया उसको एनसीईआरटी में रीड करके बताएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है? अब ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि एनसीईआरटी चलते जा रहा है। दूसरी बात, अप्रोच कैसा पढ़ना है आपको। आपके मन के सारे डाउट्स थे बेसिक से हो जाएगा, एनसीईआरटी होगा, हां होगा। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, ये मेजर चीज है, बट ये पूछना नहीं चाहिए आपको, बट फिर भी सिलेबस बेटा फेब में कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम मई में है, सिलेबस फेब में कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट हम लेके चल रहे हैं 15 फेब, बट 15 डेज का प्लस माइनस लेके चलिए, 15 दिन तक हो सकता है 10 दिन पहले ही हो जाए, हो सकता है 5 दिन ज्यादा ही लग जाए, तो 15 डेज का प्लस माइनस लेके चलिए, कंप्लीट फेब लेके चलिए, टारगेट 15 तारीख का है। हाँ, प्रैक्टिस होगा कि नहीं होगा, एक गुड कमेंट है, प्रैक्टिस कर पाएंगे क्या सर हम? तो देखो बेटा, प्रैक्टिस भी होगा, बहुत जबरदस्त होगा। सारी एनसीईआरटी का हर लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, प्लस जितने भी कोटा में दुनिया जहान में जितनी भी चीजें पढ़ते हो वो वाली चीजें भी आप यहां पे पढ़ोगे, वो प्रैक्टिस हम करा देंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है। अप्रोच कैसा रहेगा ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर मैं बात करूं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लेफ्ट साइड में ध्यान देना सब लोग, कंप्लीटली थ्योरेटिकल अप्रोच होगा। मतलब जैसे आप बायो में पढ़ते हो ना कि भाई सेल है, सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इतना ही पता है मुझे बायो, इससे ज्यादा नहीं आती। अब जो होता है आईयूसी, जैसा बायो में आप पढ़ते हो कि होता है, आप ये सवाल नहीं कर सकते कि सेल क्यों होता है, ठीक है? ये सब नहीं पूछ सकते कि भाई हीमोग्लोबिन क्यों होता है, राइट? लेकिन जैसा आप बायो में पढ़ते हो, डाइजेस्ट करते हो, सेम एज बायो आपको आईओसी में भी डाइजेस्ट करना है, सेम एज बायो। हाँ, इसमें लॉजिक्स होगा, रटना मना है, पहली बात तो रटना नहीं है कुछ, लॉजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन होगा और साथ साथ में हम कराते चलेंगे, सेम एज बायो आपका कॉन्सेप्ट ही रखेंगे, ठीक है? अब बायो जैसा कॉन्सेप्ट है तो क्या आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के 2 तरीके, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे आप में से, कई सारे बच्चे होंगे आप में से जो एनसीईआरटी में ही पहले तो लेक्चर नोट्स बनाते, फिर एनसीईआरटी पढ़ते, और एनसीईआरटी में ही लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उनको लगता है वो नोट करते जाते हैं। एनसीईआरटी में ही लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाते हैं, ठीक है? अच्छा, तो एक शॉर्ट नोट्स वो हुआ कि आप एनसीईआरटी किताब लो और एनसीईआरटी किताब में ही आप क्या कर लो, जो अपने लेक्चर नोट्स बनाए हैं वो आप कर लो। एक और चीज जो मेजर डाउट है कि सर लेक्चर नोट्स तो हम बना लेंगे, लेक्चर नोट्स तो हम बना लेंगे, लेकिन अगर लास्ट ईयर का बना हुआ है तो मुझे नया बनाना है कि नहीं बनाना है ना? ये डाउट है ना मन में, इधर लास्ट ईयर का बना हुआ है, क्यों ही बनाना है नया, वाई टू गो फॉर अ न्यू, उसी को पढ़ लेंगे ना। देखो, अगर आपको लगता है कि सब कुछ याद है तो आप नहीं बनाइए, लेकिन अगर लगता है कि नहीं नहीं सर मुझे रिफ्रेश, एक नई एनर्जी, नई उमंग, नया जोश के साथ पढ़ना है, सब कुछ क्लास में याद करना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहना है, तो उस नोट्स को मत यूज करिएगा, मेक अ न्यू नोट्स। क्या करोगे, सामने टीवी की तरह देख के, मूवी की तरह देख के बोर होगे ना, मेक इट फील लाइक अ क्लासरूम।
क्लासरूम की तरफ फील लेके पढ़िएगा। इसलिए आपको प्रॉपर लिखना है, समझना है, फिर लिखना है, फिर समझना है, फिर लिखना है, फिर समझना है। राइट है? क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद शॉर्ट नोट्स नंबर 1 है कि एनसीईआरटी में ही ऐड ऑन कर लिया। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, अपने लेक्चर नोट्स में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेक्चर नोट्स में एनसीईआरटी को लिख लेते हैं। दोनों तरीका सही है। कई बार आप लेक्चर नोट्स में एनसीईआरटी को लिखो या एनसीईआरटी में लेक्चर नोट्स को लिखो, बात एक ही है। क्लियर हुआ? हाँ, आपके पुराने नोट्स हैं, सही बात है, 80% 85% सेम ही रहने वाला है। हाँ, 10-20% हर साल चेंज होता है, क्योंकि अब इस साल जो क्वेश्चन आया उस हिसाब से पढ़ाएंगे आपको, 10-20% का ही माइनर चेंज होगा। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट, 1 पेज नोट्स बनाना है क्या? हाँ, बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, समय है तो बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको 1 पेज नोट्स है ना, ये जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, वो मैं आपको बना बनाया दूंगा। 1 पेज नोट्स इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, वो मैं, मेरा हार्डवर्क है, वो मैं बना बनाया आपको दूंगा, और हर साल बनता है, इस साल भी बनेगा और आपको बना के हम देंगे। अब आपके मन में लास्ट डाउट ये होना चाहिए, आपके मन में लास्ट डाउट ये होना चाहिए कि सर, ये मेरे 32 में से 32 क्वेश्चन कैसे सही हो? क्या सबका डाउट यही है? एक बार चैट में लिखना, क्या सबका डाउट यही है कि सर मेरे 32 में से 32 क्वेश्चन सही होने चाहिए? अगर हम वीटी सर से पढ़ रहे हैं और 32 में से 32 सही नहीं हुआ तो बेटा आपकी नहीं मेरी बेइज्जती है। सबका डाउट ये कि एक तरीका बताओ, एक लाइन में आज आंसर बता दो कि सारे 32 में से 32 क्वेश्चन आप सही कराओगे, आपका सही होगा। वो क्या तरीका है? तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, केवल एक तरीका है जिसने उसको फॉलो किया है उसका सिलेक्शन हुआ है। फिर देखिएगा ध्यान से, केवल एक तरीका है जिसने उसको फॉलो किया है उसका सिलेक्शन हुआ है। तो वो तरीका कौन सा है? क्या है तरीका सर? आइए, तरीका बड़ा सिंपल है। फुल मार्क्स स्कोर करने का एक लाइन में तरीका बता देता हूं, और हर साल बहुत सारे, मतलब 1000 नंबर में हजारों बच्चे इस तरीके को फॉलो करके अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो, आ जाओ। देखो, जो भी आपको लेक्चर में पढ़ाया जाए, जो भी आपको लेक्चर में पढ़ाया जाए, पूरा लेक्चर बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। पूरा लेक्चर बहुत कंसंट्रेशन के साथ बच्चों आपको पढ़ना है, लेक्चर कंसंट्रेशन में पढ़ना है, ठीक है? कोशिश ये करना है कि यहीं पे याद होता रहे, कोशिश ये रखना है कि यहीं पे बेटा याद होता रहे। जैसे आप दिमाग में, माइंड में बनाते रहो, मतलब सोचो, राइट? सोचो, टॉपिक के बारे में जितना सोचोगे, 2 बार सोचोगे, 4 बार सोचोगे, इसका डेफिनेशन ये है, इसका एग्जांपल ये लिखाया, इसमें ये बताया, सोचना पड़ेगा बार बार। तो लेक्चर में कंसंट्रेशन से पढ़ना, याद करना है। और प्लीज लेक्चर के साथ नोट्स भी लिखिए। देखो क्या होता है ना, हम लोग स्किप करते हैं कि सर पुराना साल तो नोट्स बनाए ही थे, तो बेटा पुराना साल सिलेक्शन नहीं हुआ था। अगर हम वही तरीके करेंगे जो पुराने साल में किए थे तो रिजल्ट भी वही होगा जो पुराने साल का है। अगर हमें कुछ नया रिजल्ट चाहिए तो इस नए साल में नए तरीके से पढ़ना होगा। तो आप क्या सोच रहे हो कि लेक्चर नोट्स पुराने हैं, सर हम आपकी फिल्म की तरह देखेंगे, बहुत मजा आएगा, हीरो की एंट्री होगी, विलन की एंट्री होगी, बहुत ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक कठिन तपस्या है, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ना होगा। होता क्या है, मैं क्यों आपको बार बार लेक्चर नोट्स बनाने के लिए फोर्स कर रहा हूं? व्हेन यू राइट अ थिंग, जब आप लिखते हो ना, तो आपका हाथ चल रहा होता है, आपका दिमाग चल रहा होता है, और बोल बोल के लिखते हो। तो आप बोल पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, आप लिख पा रहे हो, आपका ब्रेन एक्टिव है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बड़ा काम आएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बच्चों ये लेक्चर नोट्स बड़ी काम आने वाला है। तो वी विल गो, हमें लेक्चर नोट्स बनाना है, ठीक है? मैंने क्या बोला कि सर लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां से मैक्सिमम काम आपका यहां से हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे एनसीईआरटी कवर हो रहा है, यहीं पे एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, यहीं पे एनसीईआरटी का इंटेक्स सॉल्व हो रहा है, यहीं पे एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज सॉल्व हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहीं पे। आइए, जब ये हो गया सर, लेक्चर हो गया ना, इसके बाद क्या करें? सर इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी लेक्चर हुआ, लेक्चर एंड होने के बाद आज शाम तक लेक्चर नोट्स बेटा घर पे रिवाइज करना है। लेक्चर नोट्स बेटा क्या करना है, घर पे रिवाइज करना है। अच्छी बात है, लेक्चर नोट्स रिवाइज करना है, जो भी आपने लेक्चर किया, जो भी पढ़ाया गया, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज से कंफ्यूज नहीं होना बेटा, रिवाइज का मतलब रिमेंबर ही है, याद करना है। नीट एक मेमोरी का गेम है,
180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल तभी होगे जब आपको याद है चीजें। रिवाइज नहीं करना, ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया आपको लगता है रिवाइज हो गया सर, नो। याद हुआ क्या मैं उस 4 पेज 5 पेज से मैं कोई भी पूछ दूं तो आपको याद है क्या, तुरंत टिप्स पे है क्या? उसको कहते हैं रिवाइज, यानी कि याद करना। लेक्चर पढ़ा फुल कंसंट्रेशन से, कोशिश रहेगी याद करने की, यहीं पे नोट्स बनाया ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी रहे, और लेक्चर नोट्स को रिवाइज किया। और जो भी टॉपिक पढ़ा बेटा उसके 50 क्वेश्चन करने की, 50 क्वेश्चन आप जो भी टॉपिक आप करोगे उसके 50 क्वेश्चन आप करिए। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी टॉपिक आप करो उसके 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कैसे करने, आओ। तो 50 क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, तो देखो आपके पास मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी हम देंगे। अभी 1-2 लेक्चर शुरुआत का, आज लेक्चर 1 है, शुरुआत के लेक्चर में नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इससे क्वेश्चन बनते ही नहीं है, थ्योरी है, ठीक है। लेक्चर 2 में भी नहीं देंगे। हाँ, लेक्चर 3 लेक्चर 4 से मिलना चालू हो जाएगा सही वाली डीपीपीस। अभी देंगे, बेसिक डीपीपीस होंगी वो देंगे, ठीक है। बट मैं चैप्टर वाइज की बात कर रहा हूं, जब मैं स्टार्ट करूंगा एक चैप्टर तो उसकी बात कर रहा हूं। चलो, तो 50 क्वेश्चन की डीपीपी, 50 क्वेश्चन कहां से करोगे, डीपीपी प्लस बेटा आपके पास एक मॉड्यूल का होना अनिवार्य है। अब आप ये नहीं कहना कि सर मॉड्यूल अब तो हमने लिया नहीं है, नहीं लिया है तो ले लो। कहोगे सर पैसे नहीं है, बेटा अगर आपको करना है, जिसको करना होता है ना वो कहीं से कैसे भी करके जुगाड़ करके कर लेता है, वो बहाने नहीं बनाता, वो एक्सक्यूज नहीं बनाता। 1000 प्रॉब्लम आपके पास है, 1001 प्रॉब्लम मैं अपने गिना सकता हूं, आप 2000 गिनाओगे मैं 2001 जरूर गिना दूंगा। तो प्रॉब्लम गिनाते रहेंगे, कोई बात नहीं, बिना सेलेक्ट हुए बिना सक्सेसफुल हुए हम साइड हो सकते हैं जिंदगी में। और भी लोग हैं जो बिना प्रॉब्लम के मेहनत कर रहे हैं, बिना प्रॉब्लम गिनाए, है ना। अब क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं, डीपीपी तो है ही, साथ में बेटा तत्व मॉड्यूल जो है हमारा, ये बहुत इसी से सवाल आपको करने हैं क्योंकि हम हर दिन डीपीपी देंगे और तत्व मॉड्यूल देंगे। अगर आपके पास, अब देखो ये क्या है कि कई लोग इसको बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन तो है ही, अगर आप ऑनलाइन कर पा रहे हैं सो मच सो गुड, इसीलिए तो आपको फ्री में प्रोवाइड कराया है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑफलाइन मोड में है तो बहुत ही आसान होगा। हर दिन का 20 मिनट 25 मिनट बार बार आप वो खोलोगे, लैपटॉप में खोलोगे या मोबाइल में खोलोगे, बार बार अप डाउन करना, सामने किताब है, पलटे पेज नंबर 4 में 40 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लो बनाओ आगे बढ़ो, ठीक है। तो रिकमेंडेड है तत्व मॉड्यूल ऑफलाइन में, ऑफलाइन का मतलब घर मंगा लो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो बड़े अच्छे से। करना क्या है, ध्यान देना, यही लाइन है, लेक्चर नोट्स रिवाइज और 50 क्वेश्चन। इसमें 32 में से 32 क्वेश्चन करने के लिए अब खुद से एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो ये गारंटी है, खुद से एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो ये गारंटी है बेटा आपका कि फुल में फुल आ जाएगा। खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, ये गारंटी है आपका कि फुल में फुल आ जाएगा आपके पास, गारंटी। अच्छा, गारंटी क्यों ले रहे, क्योंकि पहले हो चुका है, ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन मॉडल है, तो आपका भी हो जाएगा। एक्साइटेड हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप सब एक्साइटेड हैं। एक लाइन बोलूंगा और ये जब एंड कर रहा हूं ना, ये लाइन को रिपीट करूंगा। इस बैच से बहुत सारे डॉक्टर्स बनेंगे, हजारों डॉक्टर्स बनेंगे। इस बैच से फुल में फुल भी आएगा, इस बैच से 720 में से 720 भी आएगा, इस बैच से 700 से ऊपर बहुत सारे लोग होंगे, 680 से ऊपर हजारों लोग होंगे, 650 से ऊपर कई हजारों लोग होंगे, और सिलेक्ट होने वाले कई हजार होंगे, ठीक बात है। लेकिन इन नंबर्स में आपका जगह बनाना जरूरी है, और आपका जगह तब होगा जब हर चैप्टर स्ट्रांग हो, हर टॉपिक स्ट्रांग हो, हर सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, हर टेस्ट अच्छे से दिया है, हर डीपीपी को अच्छे से सॉल्व किया है, हर मॉड्यूल को अच्छे से सॉल्व किया है, हर दिन आपने 10 घंटे 12 घंटे की मेहनत की है। अब यहां पे कम समय लेके एक और चीज ऐड कर देता हूं, कम समय लेके एक और चीज बच्चों ऐड कर देता हूं। एक बात को ध्यान रखना, पूरे ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, ऑफलाइन वालों को तो बेटा डंडे से मार के पढ़ाया जा सकता है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आओ ऑनलाइन पढ़ रहे हो बेटा, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी नेसेसरी, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब आओ एक बार बताते हैं वापस, इसका मतलब क्या होता है।
ये बड़े बड़े अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, इसमें पढ़ना नहीं है। एक्चुअली में मोटा मोटा 2 घंटे का बायो फिजिक्स चलेगा आपके यहां रोज, मोटा मोटा 2 घंटे केमिस्ट्री क्लास चलेगी और मोटा मोटा 2 घंटे की बायो की क्लास चलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर पहले तो मैं फिल्म की तरह लेक्चर देखूंगा, फिर मैं लेक्चर खत्म होने के बाद पॉज कर करके नोट्स बनाऊंगा, तो ये महापाप है, सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही बता देता हूं। लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा फास्ट होने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 बायो, ये तो हम करा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा कोचिंग करा रहे हैं आपको, ऑनलाइन कोचिंग जिसको हम बोल रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग हम करा रहे हैं। साथ में ही लेक्चर पढ़ना है, साथ में ही नोट्स बनाना है, बड़ी बेसिक से चलेंगे सब लोग। मतलब इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है, हर टीचर अपने आप में इतना धुरंधर है कि आपके फुल में फुल मार्क्स ला सकता है, हर टीचर। मैं तो फिर भी हार्डवर्क से मैं अपने आप को कर लाऊंगा, मेरे से कई गुना अच्छे लोग यहां पे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी अपन हार्डवर्क करके अपन निकाल जाएंगे, टेंशन मत लो, हार्डवर्क में इतनी काबिलियत है ना, कुछ भी हो सकता है। आ जाओ, सिलेक्शन तब होगा जब ये करने के बाद एवरी डे, अगर आप ये करने के बाद 2 आवर फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या, 2 घंटे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या, 2 घंटे बायो की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, ये 50 क्वेश्चन फिजिक्स में, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 50 क्वेश्चन बायो में लगा रहे हो क्या हर टॉपिक पे, तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन बायो, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, ये हर दिन कर रहे हो क्या, तो सिलेक्शन हो जाएगा बड़े अच्छे से, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ, इसके बाद हर दिन एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्या, हर दिन एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्या, ये रोज दिन अपने से सवाल करना, एवरी डे गेट अप एंड आस्क दिस क्वेश्चन। क्या मैं 6 घंटे कोचिंग के बाद 6 घंटे सेल्फ स्टडी किया, 6 घंटे कोचिंग 6 घंटे सेल्फ स्टडी करने के बाद सोने से पहले एनसीईआरटी पढ़ के सोया। अगर आप अगले 10 महीने, बेटा कितने वो बचे हैं, कितने मंथ बचे हैं आपके पेपर में, कितने मंथ बचे हैं बेटे आपके पेपर में, 10 महीने, राइट। अगर आप ये 10 महीने करते रहे रेगुलर कंसिस्टेंट होके, इसी को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। रेगुलर कोचिंग किया, 1-2 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 2-2 घंटे की प्रैक्टिस की, और फिर एनसीईआरटी पढ़ के सो गए, फिर उठे कोचिंग किया, 2-2 घंटे की प्रैक्टिस की, 6 घंटे कोचिंग, 6 घंटे सेल्फ स्टडी एंड एनसीईआरटी पढ़ के सो जाओ। टेस्ट दियो, टेस्ट देना बड़े आसान, टेस्ट देना बड़े अच्छे से, ठीक है ना। वेदांतु के कई सारे ऑफलाइन सेंटर हैं पूरे इंडिया में, हम आपके ऑफलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे। ऑफलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है बेटा, आपके सिलेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोशिश ये करिए, पढ़िए बहुत अच्छे से, ऑनलाइन से पढ़िए, बट टेस्ट ऑफलाइन जाके दीजिए, क्योंकि वो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो लास्ट में बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। तो लास्ट की दिक्कत ना हो इसलिए पहले ही आपको बता देता। अब आप सब लोग कह रहे हो कि सर 10 महीने बचे हैं, राइट। यही सोच बदलनी है बेटा, 5 महीने दिन और 5 महीने रात है। एक्चुअली में आपके पास 5 महीने टाइम बचे हुआ, गलत सोचते हो तुम, सोच बदलो दुनिया बदलेगी, सुना है ऐसा। तो यही है, आपको बेटे 10 महीने नहीं 5 महीने टाइम बचा है, 5 महीने दिन 5 महीने रात, क्लियर है। चलिए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक शेकर देता हूं, शेकर मतलब आपको हिला देगा वो, शेकर क्या है आइए बात करते हैं। मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों आपको पढ़ाना है, राइट। इस बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों आपको पढ़ाना है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं वैसे तो आपको प्लानर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने का लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो आपके प्लानर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने का लिखा हुआ है, बट सिंस मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और मैं बच्चों से मिल भी रहा हूं बहुत सारे, और आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब आप लोग बात करते हो, जब आप लोग बताते हो, तो इतना मुझे पता चल गया कि केमिस्ट्री की बेसिक्स, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना, फॉर्मल चार्ज निकालना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ये सब बहुत जरूरी है। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, ये नहीं आता है आपको, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, sp2 कब होगा, sp3 कब होगा, बहुत बेसिक चीजें आपको नहीं आती है। और अगर मैं बिना बेसिक किए आगे बढ़ गया तो आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले बेसिक कवर करना जरूरी है, और वो बेसिक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा चाहते हो कि मैं आपको ऑर्गेनिक कराऊं पहले बेसिक्स के साथ पूरा कंप्लीट, और फिर इनऑर्गेनिक कराऊं, या फिर बेसिक करा के सर इनऑर्गेनिक पे आ जाओ, ऑर्गेनिक बाद में पढ़ेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? मेरे पास दोनों ऑप्शन है भाई, आई कैन टीच एनीथिंग, बट पहले 3 लेक्चर आपके बेसिक के ही होंगे, ये फिक्स है। चाहे ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चाहे इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो, डिपेंड आप पे करता है, बट पहले बेसिक कराओ फिर आईओसी करा दो, आप बताओ हाउ डू यू वांट? ऑर्गेनिक फर्स्ट कराएं या इनऑर्गेनिक फर्स्ट कराएं? अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए लिखा मैंने कि वो बायो की तरह है, ऑर्गेनिक बायो की तरह नहीं है। ऑर्गेनिक सोचना पड़ेगा, दिमाग डेवलप करना पड़ेगा, हर चीज आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि लोन पेयर वहां अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये विजुअलाइज होना चाहिए। ठीक है, वोट करवा लें, अब ये बड़ी इशू है, ठीक ना, क्योंकि वोटिंग वाला सिस्टम जो है, वोट कहां से होता है, डू यू हैव एनी आइडिया? अब ये इशू है भाई, अपने को आती नहीं है वो चीजें, ये सीखनी है, सीखेंगे भाई, आपके साथ ही सीख लेंगे। नहीं भाई नहीं, ये कुछ दबाते नहीं है, वरना पता लगा ना वैसे सिखाया गया था, हमारी गलती है कि हमने सीखा नहीं है, तुम्हारा मास्टर थोड़ा इन सब चीजों में गड़बड़ है। खैर कोई नहीं, वोटिंग करा लेते हैं आपसे। कैसे करोगे? वो है क्या आपके पास कुछ वोट कराने वाला? पोल कहां से आता है पोल? भाई ऐसा ना हो कि मैं कुछ दबाऊं बंदी हो जाए, ये गड़बड़ है। वैसे 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 आर यू श्योर द एक्शन कैन नॉट? अरे नहीं भाई, मैं श्योर नहीं हूं, ये तो हैं सारे वैसे वाले ऑप्शंस। कहां पे भैया, कहां पे क्लिक करें? यहां? क्विक क्विज, ओके ओके ओके, ये सही है भाई, ये सही है। स्टार्ट हॉटस्पॉट, जिसको ऑर्गेनिक चाहिए वो लिखेंगे यस, जिसको इनऑर्गेनिक पहले पढ़ना है वो लिखेंगे नो। ध्यान से देखिएगा, जिसको ऑर्गेनिक पहले पढ़ना है उसको करेंगे यस, इनऑर्गेनिक वाले नो। ध्यान से करेंगे, ओसी यस, आईओसी नो। चलिए, ओसी यस, आईओसी नो, ओसी यस, ओसी यस हो, ओसी हो, सही बताओ? नहीं यार, सही बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा वीक है क्या, ज्यादा वीक है क्या? ओसी यस एंड आईओसी नो, वाह, जितने जल्दी से वोट कर दो सारे के सारे लोग, एवरीवन आई नीड योर वोट्स। ओसी यस एंड आईओसी नो, एंड हॉटस्पॉट करें क्या? हॉटस्पॉट एंड हो गया और आपके पास ये रिजल्ट्स हैं भाई। अब बताओ क्या करना चाहिए, अब बताओ क्या करना चाहिए, मतलब तो फिर हमने आईओसी क्यों रखा है? तो तुमने प्लानर जब दिया गया तो तुमने बोला क्यों नहीं, पहले ये बताओ। तुम क्या ऐसे भाई अपनी डिमांड रखा करो, हम तुम्ही को तो पढ़ाने आए हैं, अपनी डिमांड रखा करो। अब मैं आईओसी स्टार्ट कर देता, और फिर कहते अरे सर फिर ओसी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, है ना, यही कह रहे हो ना कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप पहले वो पढ़ा दो। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए मैं ऑफलाइन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं। उन लोगों ने बोल दिया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ सर आप, ठीक है, पहले मुझे वो पूरा फील दिलाओ। चलो, तो इतना तय हो गया आपकी क्लास में कि प्लानर होगा चेंज, नो डाउट, कोई प्लानर ही तो चेंज, और उसमें क्या दिक्कत है, दोनों पढ़ना है अपने को, पहले ओसी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, बड़े मजा आया। अब इसके लिए मुझे थोड़ा बात करना पड़ेगा, बट मैं मना लूंगा, ठीक है, जैसे मैं आपने मुझे बना लिया कि ऑर्गेनिक पढ़ा दो, तो मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। ध्यान देना ये बात कि ऑर्गेनिक में बेटा मैं सवाल लिखूं, लिखते लिखते से पहले आपका जवाब आना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अंदर से। ऑर्गेनिक फिर अगर स्टार्ट कर रहे हैं, इतनी हार्डवर्क करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, लगाओगे 100 आउट ऑफ 100 दिलाएंगे, आप टेंशन ना लो, बहुत सारे कराएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक को पूरा कराएंगे, लेकिन हमारी क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपका जवाब आना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक होना चाहिए, इतनी इतनी क्लैरिटी से बेसिक्स कवर होना चाहिए। अब बेसिक्स में आपको 4 चैप्टर कवर करने हैं बस, वो 4 चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो गए तो बाकी के 5 चैप्टर है, टोटल 9 है, बाकी के 5 चैप्टर को मैं तोड़ के बहुत आसानी से करा दूंगा। बस 4 मेरे साथ कर जाओ, बाकी के 5 मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कौन से 4? बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला चैप्टर, आईयूपीएसी दूसरा चैप्टर, जीओसी तीसरा चैप्टर, आइसोमेरिज्म चौथा चैप्टर।
बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, जीओसी और आइसोमेरिज्म, बस इतना कर जाओ। हाइड्रोकार्बन अपने आप अच्छा होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा। अल्काइल हैलाइड अपने आप अच्छा होगा। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल, बाकी के 6 चैप्टर, टोटल 10 हैं। बाकी के 6 चैप्टर मतलब आईयूपीएसी और जीओसी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक को मिला देते हैं तो टोटल 9 है, दोनों को अलग अलग कर दो टोटल 10 है। ठीक है, सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल सारे चैप्टर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। चलो तो एक काम करो, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टार्ट करते हैं, राइट। विल स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली। ये वाली चीजें, ये ज्ञान की चीजें हैं, हटा देते हैं, ज्ञान की चीजें नहीं रखेंगे अपने पास। अब आते हैं कि सर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आप बेसिक पढ़ते, ऑर्गेनिक पढ़ते तो भी ये पढ़ना था, इनऑर्गेनिक पढ़ते तो भी ये पढ़ना था, बेसिक्स आपको पढ़ना ही था। आते हैं कंटेंट क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज इन द सिलेबस। ये है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। कुल मिला के 14 टॉपिक है, 15वां मिसलेनियस से मतलब मिक्स क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रॉन में अपने नोट्स बनाए थे, ये नोट्स में फिर मैं बता रहा हूं, नोट्स या तो अब चूंकि बहुत आलसी आप हैं तो उसी नोट्स में ऐड सबट्रैक्ट कर लीजिए, या आपको लगता है कि नहीं नहीं सर नोट्स मैं दोबारा बनाऊंगा, फिर से मेहनत करूंगा, मैं रेडी हूं, आप कराओ मेहनत, मैं कर लूंगा, तो फिर आप नोट्स बना लो मेरे साथ, ठीक है। मैं पेन एक बार मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पेन मिल गया मुझे, वाओ नाइस, इतने देर बाद बट मिल ही गया फाइनली। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिला के आपको क्या पढ़ना है ये लिखेंगे, दिस इज द सिलेबस जो आपके बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक है, ये दोनों जगह काम आएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में। तो आइए बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सिलेबस बेसिक्स में 15 चीजें हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को पुराने जमाने में कैसे डिवाइड किया गया, थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें बर्जिलियस थ्योरी और होलर थ्योरी आता है, होलर सिंथेसिस आता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें कार्बन और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की कंपाउंड्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड कितना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन निकालने सिखाएंगे, डिग्री निकालना सिखाएंगे, उसके बाद डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना सिखाएंगे, जनरल फार्मूला निकालना सिखाएंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन करेंगे, होमोलोगस सीरीज करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, एरोमेटिक, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, ये सारी चीजें हम वहां पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये 15 टॉपिक्स हैं। जल्दी से अपने कॉपी में ये नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे पास सिलेबस क्या है इस बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक का। तो जब भी आप रिवाइज करने जाएं ये दिमाग में होना चाहिए कि कोई टॉपिक छूटे ना। तो यही 15 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। नोट डाउन करोगे। आपको ओसी पढ़ना, आईओसी पढ़ना, पहले 3 दिन यही पढ़ना है, पहले 3 क्लास यही होगा, बता देता हूं आपको। चलिए, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी आप छोड़ के गए थे लास्ट ईयर, इसका मतलब आपने गुनाह किया था, गलत किया था। अब आइए एकदम तोड़ के पढ़ते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तोड़ के पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओल्ड कॉन्सेप्ट। आइए, सबसे पहले पुराने जमाने में ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुराने जमाने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या कहा गया। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइएगा ध्यान से सुनिएगा, क्लास में याद करेंगे सब कुछ, बहुत ध्यान से कंसंट्रेटेड होकर पढ़ना है, और जो मैं बोलूं उसको मन में 2 बार बोलते रहना है। आइए, ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था पहले समझते हैं, फिर लिखेंगे। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट जब आया, मतलब बहुत पुराने समय की बात है, इतने पुराने जमाने की बात है कि किस साइंटिस्ट ने इस काम को किया था यह भी आइडिया नहीं है लोगों को। मतलब 1700 शताब्दी, 1700 उसमें बात है, इसकी बात है। तो 1700 शताब्दी में लोगों ने बोला जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। एक को बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को बोल दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी केमिस्ट्री के कंपाउंड है, यानी कि जितने भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्पीशीज हैं, वो 2 पार्ट में आएंगे। एक को बोल दिया ऑर्गेनिक, दूसरे को बोल दिया इनऑर्गेनिक। अब लोगों ने बोला कि यार कैसे बोल दोगे, किन कंपाउंड्स को आप ऑर्गेनिक बोलोगे, किन कंपाउंड को इनऑर्गेनिक बोलोगे, जरा सोचो। तो बोला कि अगर कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर कंपाउंड आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि उस समय जितने भी केमिकल कंपाउंड आप जानते थे, उस समय बहुत पुराने जमाने की बात है, उतने पुराने जमाने की बात है कि किस साइंटिस्ट ने इस काम को किया ये भी बुक्स में मेंशन नहीं है, मतलब बहुत पुरानी बात है।
तो केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्पेशीज, जितने भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्पेशीज थे उसको दो पार्ट में बच्चों डिवाइड किया। जितने भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्पेशीज थे उसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। कौन कौन से दो पार्ट है? तो पहले वाले पार्ट, पहले वाले कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिसको साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। भाई उस समय के साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कुछ कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोल दिया और कुछ कंपाउंड को इनऑर्गेनिक बोल दिया। जितने भी केमिकल कंपाउंड थे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, कुछ को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया और कुछ को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। अब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया उन्होंने, मतलब हो सकता है वो बिहार यूपी के साइंटिस्ट हो, बिहार यूपी वाले दिमाग बहुत ज्यादा लगाते नहीं है, ठीक ना? कितने लोग हैं? हम भी वही से। तो भाई पड़ोसियों को मजाक तो उड़ाएंगे, पूरी साल भर के लिए तैयार रही है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड उस समय के साइंटिस्ट जनरली बिहार यूपी से होंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाए नहीं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब लोग पीछे पड़ गए, साइंटिस्ट के पीछे पड़ गए, भाई आपने कुछ कंपाउंड को तो ऑर्गेनिक बोल रहे हो, कुछ को तो इनऑर्गेनिक बोल रहे हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसको ऑर्गेनिक बोलना है किसको इनऑर्गेनिक बोलना है? तो उन्होंने बोला बड़ी छोटी सी कॉन्सेप्ट है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपाउंड मिल रहा है तो ऑर्गेनिक बोल देंगे, अगर नॉन लिविंग से मिल रहा है तो आपके पास इनऑर्गेनिक बोल देंगे। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में उन्होंने बड़ी सिंपल बोला, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला उन्होंने? ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ी अच्छी बात पता चल गई आपको, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली चीज। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया बेटा आपके पास प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये समझ पा रहे हो कि बेटा एनिमल्स को बोल दिया गया। तो जितने भी केमिकल कंपाउंड थे भाई साहब उसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। अब दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहले को बोल दिया ऑर्गेनिक, दूसरे को बोल दिया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वैसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे थे, वैसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे थे उसको बोल दिया ऑर्गेनिक। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं मिल रहे थे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लिख लो, बड़ा सिंपल रहेगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। भाई कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो नॉन लिविंग थिंग्स में मिल रहे थे, उसको बोल दिया वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल क्या होगा? तो नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल बेटा आपके पास बड़ी सिंपल है। क्या क्या है नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल? आपके पास आ जाएगा, जैसे मान लो आपके पास रॉक्स जितने भी हैं, जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं क्ले, ठीक है ना? जैसे कि मैं बोल दूं आपके पास मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? रॉक्स का मतलब तो चट्टान हो गया, क्ले का मतलब मिट्टी, मान लो गीली मिट्टी, क्ले। अच्छा मिनरल्स क्या हो गया? मिनरल्स का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, एक पुराने जमाने में, पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में एक चैप्टर हुआ करता था मेटलर्जी, जिसको हमारे एनटीए साहब ने हटा दिया। पुराने जमाने में एक चैप्टर हुआ करता था मेटलर्जी, जिसको हमारे एनटीए भाई साहब ने उड़ा दिया। अब क्या बोला उन्होंने? एनटीए भाई साहब ने उड़ाया, उसी में था मिनरल और मेटलर्जी नाम का टॉपिक था। अब ये जो मिनरल है वो क्या होता है? मिनरल का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि धरती के नीचे पाया जाने वाला हर वो चीज जहां से मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ध्यान से देखिए, धरती के नीचे पाए जाने वाला हर वो चीज जहां से मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, मेटल निकाल पाओगे, उसी को कहते हैं हम उसी को कहते हैं हम मिनरल। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने। अगर मैंने जेसीबी बुलाया, जेसीबी जानते हो, जेसीबी की खुदाई बड़ी पॉपुलर है। अब जेसीबी बुलाया और जमीन के नीचे हमने जेसीबी से बहुत लंबा गड्ढा कर दिया, अगर वहां पे 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम भी आपके पास मेटल मिल रहा है, मतलब वो वाला एरिया वहां पे मिनरल्स हैं। अब होता था एक और कॉन्सेप्ट होता था, ओर होता था ना, और वो वाले मिनरल्स होते हैं जहां पे हाई परसेंट ऑफ द मेटल है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, और वो वाले मिनरल हैं जहां पे हाई परसेंट ऑफ द मेटल हो। जैसे धरती में जेसीबी से बहुत लंबा गड्ढा किया और 1 केजी 2 केजी 5 केजी 10 केजी मिलने लगा मेटल, या 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन मिलने लगा मेटल, हाई अमाउंट ऑफ मेटल मिलने लगा, तो और बोला जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आधा केजी 500 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम मिल रहा है तो मिनरल बोल दिया गया। बड़ी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट में ये बताया। मिनरल वो होते हैं जहां से थोड़ा बहुत मेटल भी मिल रहा है तो उसको मिनरल बोल देंगे। बट अगर हाई परसेंटेज ऑफ द मेटल मिल रहा हो, हाई अमाउंट ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको और बोलेंगे। ठीक हो गया? चलिए, तो मैंने वो पुराने जमाने की बात आपको बताई, मेटलर्जी वाला, उसको दिमाग में नहीं रखना है, बस नॉलेज के लिए था।
तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में उन्होंने क्या किया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान देना। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे मिल रहे थे, इनऑर्गेनिक का मतलब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे मिल रहे थे। अच्छी बात है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट एनिमल से मिल रहे थे, नॉन लिविंग का मतलब हो गया आपके पास रॉक से मिल रहे थे, क्ले से मिल रहे थे, मिनरल से मिल रहे थे। अच्छा, अब ओल्ड कॉन्सेप्ट में थोड़े दिन टाइम बीता। अब थोड़े टाइम बीतने के बाद एक साइंटिस्ट आए, इन साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। क्या ध्यान देना, एक साइंटिस्ट आए, इन साइंटिस्ट का नाम बेटा था क्या, बर्जीलियस। साइंटिस्ट का नाम था आपके पास बर्जीलियस। जस्ट अ सेकेंड बेटा, आपने सुना है क्या बर्जीलियस थ्योरी के बारे में? वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में सुना है? बर्जीलियस थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, कुछ तो सुना होगा। आ जाओ। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में ही अभी हम लिख रहे हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट में लिखेंगे बर्जीलियस थ्योरी। बहुत पुराने जमाने की बात है, बर्जीलियस थ्योरी। बर्जीलियस थ्योरी स्लैश इसी को बोला जाता है बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी। क्यों वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं बता रहा हूं। बर्जीलियस थ्योरी स्लैश वाइटल फोर्स थ्योरी, एक एक करके अभी समझना है, ध्यान से देखना। कितने पुराने जमाने की बात है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने पुराने जमाने की बात है, तो 1870 की बात है। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था ये 1700 में हुआ था, ठीक है ना। 1700, 1800, 1900, अब आप लोग 2000 वाले हो, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना 1870 में एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका नाम था बर्जीलियस। अब बर्जीलियस कैसे याद रखना है, ध्यान देना। बर्जीलियस ऐसे याद रखना है, बी फॉर बर्जीलियस और बी फॉर बाबा। बाबा जानते हो किसको बोलते हैं, जानते ही होंगे। मतलब जो लोग हर चीज को भगवान में डाल देते हैं, मतलब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, भगवान के हाथ में, ठीक है। कल धूप होगी कि नहीं, भगवान के हाथ में, है ना। स्पिरिचुअल लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो बी फॉर बर्जीलियस, बी फॉर बाबा, ऐसे याद रखना है। बर्जीलियस ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। बर्जीलियस 1850 नहीं बेटा, गलत पढ़ के आते हो, यहां भी करेक्शन करते हो। कोई ईस्वी नहीं पूछ रहा, कोई सन नहीं पूछता, कोई टाइम नहीं पूछता। चलो आ जाओ। बर्जीलियस ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो भगवान ही दे सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसान की बस की बात नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए भगवान देंगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बर्जीलियस ने उसी तरह की बात की। बर्जीलियस अब कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं ऐसे रिलेट करके आपको पढ़ाया। बर्जीलियस बाबा की तरह बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत है, एक चमत्कारी फोर्स की जरूरत है, एक दैवीय शक्ति की जरूरत है, एक वाइटल फोर्स की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। फिर से सुनेंगे बर्जीलियस थ्योरी क्या होता है। बर्जीलियस ने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड्स हैं जो भगवान ही बना सकते हैं, हम आम इंसान नहीं बना पाएंगे, ये बर्जीलियस ने बोला। और बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत है, एक वाइटल फोर्स की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर पाएगा। बिना स्ट्रॉन्ग फोर्स के वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, बिना वाइटल फोर्स के एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिना मिस्टीरियस फोर्स के एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिना दैवीय शक्ति के एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि उन्होंने सिंपल बोल दिया, हम आम इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आया? हम आम इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। तो बर्जीलियस ने जो हमने समझा ना, उसी चीज को 3 पॉइंट्स में लिखते हैं। बर्जीलियस के टोटल 3 पॉइंट्स हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। बर्जीलियस सेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में हम आम इंसान नहीं बना पाएंगे। यही तो बोला बर्जीलियस ने, बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भगवान ही बना पाएंगे भाई, हम आम इंसान के बस की बात नहीं है। आओ भाई। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, ये दिख रहा है कलर, कलर दिख रहा है आपका, प्यारा कलर है लड़कियों, पिंक कलर है, दिख रहा है ना, बढ़िया। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। बर्जीलियस के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ह्यूमन। भाई हम आम इंसान के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को
लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। ठीक हो गया? अच्छा, तो कुल मिला के इन्होंने यही कहा ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भगवान बना सकते हैं। भाई आम इंसान लेबोरेटरी में नहीं बनाया सकता, मतलब भगवान बना सकते हैं। यानी कि एक मिस्टीरियस फोर्स, एक वाइटल फोर्स, एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो भगवान के पास है। तो वही चीज इन्होंने लिखा कि फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एग्जिस्ट, बर्जीलियस का कहना है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एग्जिस्ट देयर नीड्स वाइटल फोर्स, देयर नीड्स एक्सटर्नल फोर्स, देयर नीड्स मिस्टीरियस फोर्स। आइए इस चीज को नेक्स्ट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, बर्जीलियस ने अपनी थ्योरी दी और बर्जीलियस ने बड़ी बेकार सी थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, for organic compound to exist, for organic compound to exist, according to Berzelius, for organic compound to exist there must be, organic compound को exist करने के लिए there must be vital force। बेटा एक बहुत तगड़ा फोर्स की जरूरत है, वाइटल फोर्स स्लैश एक बहुत बड़े मिस्ट्रियस फोर्स की जरूरत। मिस्ट्रियस का मतलब चमत्कारी शक्ति, चमत्कारी शक्ति का मतलब दैवीय शक्ति, मिस्ट्रियस फोर्स। ठीक है, फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एग्जिस्ट देयर मस्ट बी अ वाइटल फोर्स, देयर मस्ट बी अ मिस्ट्रियस फोर्स एंड देयर मस्ट बी अ, क्या होगा, ए स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स। भाई बाहरी शक्ति से होगा कुछ, एक्सटर्नल फोर्स, वो भी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। देयर मस्ट बी अ वाइटल फोर्स, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान देना, एक और चीज ध्यान देना। मैं तीसरा बोला था ना, बर्जीलियस के 3 लाइन है, 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। तीसरा लाइन ये कहता है, बर्जीलियस ने कहा, बोलना सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सोच के 10 सेकंड में जवाब देना कमेंट के अंदर। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सही गलत है? According to Berzelius, organic compound cannot be prepared from inorganic compound। सही गलत है? सोच के बताओ। बर्जीलियस ने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो भगवान बना सकते हैं, हम आम इंसान तो बना ही नहीं सकते ना। बर्जीलियस ने बोला हम आम इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, यही बोला। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उसको लिखते हैं, फिर ट्रू और फॉल्स बताना। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, यही 3 लाइन है, ज्यादा यही वेराइटी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके कैन नॉट, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यही तो उसने बताया था। बोलो क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो ठीक बात है कि नहीं बात है? बोलो सब सही है, चल रहा है आगे? ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से बताएंगे। ट्रू बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं ट्रू। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग सर ये तो ट्रू होने वाला है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि सर ये तो ट्रू होने वाला है? ट्रू वाले यस दबाएंगे, फॉल्स वाले नो दबाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि सर ट्रू बोला? जल्दी बताओ। ट्रू वाले कितने? 70 71 70 71 70 71। बेटा ऐसा ये जो 29% वाले हैं इनका 71 करूंगा मैं थप्पड़ से। 70 71 बेटा आपका 71 हो जाएगा जब थप्पड़ बढ़ेगा तो हमारा। ये काहे तुम नो बोल रहे हो भाई? कैसे सोचे हो? कैसे सोच? अच्छा अब कम हो गए, 28 वाले हो गए बेटा। 28% का 71 होगा। रुक जाओ, तुम बता रहा हूं मैं। सही तो है, कैसे सही है प्रूव करता हूं। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, इधर मेरी तरफ, सब लोग मेरी तरफ। भाई बर्जीलियस ने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन। ठीक बात है? बर्जीलियस ने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या बना सकता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। बर्जीलियस के द्वारा यह कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमन नहीं बनाएगा, इनऑर्गेनिक तो बना लेगा ना यार। अच्छा, तो ह्यूमन का मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ह्यूमन का मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन,
मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सही तो है। अरे इसी लाइन को एग्जामिनर ने ऐसे पकड़ लिया ना, क्यों पकड़िए, या ऐसे पकड़ में भी नहीं आ रहा है। बात एक ही है ना, बतवा सेम है, डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? ट्रू है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तीन ही स्टेटमेंट की बात कर रहा था, यही तीन स्टेटमेंट है जो बर्जिलियस में आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब लेकिन क्या होता है ना, हर गुरु का एक चेला होता है जो थोड़ा ज्यादा तेज होता है। भाई हर गुरु का एक चेला होता है जो थोड़ा ज्यादा तेज होता है। राइट है ना? क्लियर है ना? आ जाओ। अब क्या होगा, इनका भी एक, ये गुरु थे और गुरु का गुरु घंटाल कर दिया एक चेले ने, इन्हीं के स्टूडेंट ने। ठीक है, इन्हीं के स्टूडेंट ने, जिनका नाम था बेटा फ्रेडरिक होलर। क्या था? इन्हीं के स्टूडेंट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। इसने क्या किया, गुरु का बेटा गुरु घंटाल कर दिया। आइए कैसे हुआ, आइए बताते हैं। जैसे आप भी कभी कभी क्या करते हैं, इनके चीजों को इसने गलत प्रूव कर दिया। अब जैसे आपको हम लोग बोलेंगे कि बेटा बहुत पढ़ना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, लेकिन आप क्या करोगे, गलत प्रूव करोगे। नहीं ऐसे कैसे पढ़ लेंगे, आपने बोला अब तो नहीं पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने बोला कुछ थ्योरी, इसको इन्होंने गलत प्रूव किया। समझ में आया? आप भी वही करते हो, अपने गुरु की बात गलत प्रूव करते हो, ये भी वही कर रहा है। अब क्या हुआ, फ्रेडरिक होलर ने बड़ी कमाल की बात की। फ्रेडरिक होलर इन्हीं का स्टूडेंट था। उसने क्या किया पता है, उसने लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया। ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बन सकता, लेकिन ये फ्रेडरिक होलर आ गए और बोलते हैं अरे कैसे कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया। ही प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। ध्यान दीजिएगा, ही प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। समझ में आया? ही प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। बट ध्यान दीजिए, एक्सीडेंटली, ये जानबूझ के गुरु का गुरु घंटाल नहीं कर रहे थे, ये जानबूझ के इनको गलती प्रूव नहीं कर रहे थे। आप भी जानबूझ के थोड़ी करते हो, ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे, एक्सीडेंटली इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना लिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया, और वैसे ही बेटा इनकी थ्योरी फेल हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हुई? क्योंकि एक्सीडेंटली फ्रेडरिक होलर सिंथेसिस लिखेंगे, फ्रेडरिक होलर, आजा भाई, फ्रेडरिक होलर सिंथेसिस। बर्जिलियस थ्योरी के बाद ओल्ड कॉन्सेप्ट में आता है फ्रेडरिक होलर सिंथेसिस। आइए, फ्रेडरिक होलर सिंथेसिस क्या होता है? तो फ्रेडरिक होलर ने एक्सीडेंटली होलर प्रिपेयर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। एक्सीडेंटली होलर प्रिपेयर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। अच्छा, लेबोरेटरी में एक्सीडेंटली इन्होंने बना लिया, एक्सीडेंटली होलर प्रिपेयर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था बेटा यूरिया। यहीं पे ब्रैकेट में लिखेंगे, यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो इन्होंने बना दिया। अभी बताऊंगा, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इज यूरिया। इन्होंने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फ्रेडरिक होलर सिंथेसिस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट लिया। ध्यान दीजिए, इन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया। अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन इन्होंने पोटेशियम साइनेट के साथ कराया। भाई साइंटिस्ट हैं, दो चीजों को मिलाने का बड़ा शौक है। भाई साइंटिस्ट क्या करते हैं, लेबोरेटरी में बैठे रहते हैं, एक ग्लास में कुछ रखा हुआ है, इस ग्लास में कुछ रखा हुआ है, इसको इसमें मिलाते हैं, इसको इसमें मिलाते हैं, सोचते हैं कुछ नया सॉल्यूशन बनेगा। बेटा ग्लास में साइंटिस्ट नहीं मिलाते हैं, उनके पास बीकर होता है, वो ग्लास में कुछ और मिलता है। ठीक है, तो एक्सीडेंटली क्या हो गया, ये दो क्या कर रहे थे, ये एक्सीडेंटली कुछ और बना रहे थे, बट कुछ और बन गया। ध्यान दीजिए क्या हुआ, इन्होंने एक कंपाउंड लिया अमोनियम सल्फेट। इन्होंने एक कंपाउंड लिया अमोनियम। अब आप कहोगे कि सर अमोनियम सल्फेट ही क्यों लिया? बेटा बहुत सारे कंपाउंड साइंटिस्ट लेते हैं, उसमें से कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, वही हम पढ़ते हैं। तो वो रैंडमली दो कंपाउंड लिए थे,
तो याद रखना पड़ेगा कि कौन से कंपाउंड थे, कोई इसका लॉजिक नहीं है। रैंडमली दो कंपाउंड लिए और उसको मिलाया था, ठीक है। तो उन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया और बेटे क्या लिया, पोटेशियम साइनेट। उन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया और बेटा क्या लिया, पोटेशियम साइनेट। और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, उम्मीद क्या लगा के बैठे थे? बेटा आप भी उम्मीद लगा के बैठे हो ना कि अगले साल सिलेक्शन होगा, ये भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, क्या उम्मीद लगा के बैठे थे? ये इनके उम्मीद में चल रहा था कि अमोनियम साइनेट बनेगा प्लस K2SO4 बनेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे बना, रिएक्शन रटना मना है, अभी समझ में आएगा। क्या है? रिएक्शन रटना मना है, अभी समझ में आएगा। देखो बेटा कुछ कुछ होता है रिएक्शन में, कुछ कुछ होता है। कैसे होता है जरा देखिएगा ध्यान से। इसका प्लस का क्या है, ये इसका प्लस चार्ज कौन सा है मेरे नमूनों? इसका प्लस चार्ज कौन सा है? तो क्या इसका प्लस चार्ज NH4 प्लस है? ओके। इसका माइनस चार्ज क्या है? तो सर इसका माइनस चार्ज SO4-2 है। ओके सर, दूसरे वाले कंपाउंड का लेते हैं, दूसरे वाले कंपाउंड का प्लस चार्ज क्या है? ये है। और दूसरे वाले कंपाउंड का माइनस चार्ज क्या है? ये है। बेटा अगर प्लस और माइनस साथ साथ रहे कुछ कुछ होगा। बेटा इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ प्रोडक्ट बना लेगा, छोड़ेगा नहीं। बेटा इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ प्रोडक्ट बना लेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ही आप देखते हो पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ कुछ कुछ हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। देखिएगा पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ कुछ कुछ हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो बेटा जो होलर सिंथेसिस था, रिएक्शन रटना मना है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बेचारे का ये था। होलर कभी नहीं चाहते थे कि बर्जिलियस की थ्योरी फेल करें। वो तो अमोनियम साइनेट बना रहे थे, वो तो अमोनियम साइनेट बना रहे थे। क्या है? इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट बना रहे थे, वो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे। बट एक्सीडेंटली क्या हुआ, बट जैसे ही बेटा इसको इन्होंने थोड़ा सा, जैसे ही थोड़ा सा हीट किया, जैसे ही थोड़ा सा बेटा हीट किया और रीअरेंज किया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इन्होंने हीट किया और रीअरेंज किया बेटा इनके पास नहीं को नहीं मैं क्या इसको इधर भगा सकता हूं? हाँ भगा सकता हूं भाई, नाइस। रुक जाओ, थोड़ा जगह की कमी है, अभी बनाते हैं बेटा, जगह की कमी, अभी बनाते हैं। लो भैया इधर चलो तो, तुम इधर चलो तो। अरे 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 एक सेकंड रुको ना, ये भाई साहब को भी थोड़ा बाएं करते हैं। बेटा तुम इधर चलो, बहुत बढ़िया। अब हम इनको वापस से अब इनको वापस से खींचते हैं बेटा। कितनी अच्छी बात है इस डिजिटल बोर्ड में, ठीक बात है, दिख रहा है? अरे बोल दो। इन्होंने थोड़ा सा हीट और रीअरेंज क्या किया बेटा, यूरिया बन के तैयार हो गया। नहीं को नहीं, नो मीन्स नो, सुना है क्या? नो मीन्स नो में बेटा यूरिया बन के तैयार हो गया। देखो वो चाह नहीं रहे थे, वो चाह नहीं रहे थे यूरिया बनाना, बट ये बन के एक्सीडेंटली बेटा जब उन्होंने देखा, अरे भाई लेबोरेटरी में तो ऑर्गेनिक बन गया। पहले बर्जिलियस आए, बाबा जी बर्जिलियस ने एक नई थ्योरी दे दी कि भगवान ही बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम इंसान लेबोरेटरी में तो बना नहीं सकता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बन नहीं सकता। फ्रेडरिक होलर आए, उन्होंने कहा अरे, फ्रेडरिक होलर ने एक्सीडेंटली अमोनियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट लिया, बनाना चाह रहे थे NH4CNO, बन गया कुछ और। आहा, मतलब यूरिया बनाना चाह, मतलब वो बनाना चाह रहे थे NH4CNO, यूरिया बनकर तैयार हो गया। और यहीं से ये थ्योरी फेल हो गई। फ्रेडरिक होलर ने एक्सीडेंटली प्रिपेयर कर दिया ये वाला प्रोडक्ट। अच्छा जी, ओके जी, नाइस जी, आगे बढ़े। अच्छा ओके नाइस, आगे बढ़े, लिख लिया है यहां तक, क्लियर? आगे चलो। अब जैसे ये हुआ, जरा ध्यान से देखना, जैसे ये हुआ होलर सिंथेसिस में, हमने फ्रेडरिक होलर सिंथेसिस तो हमने कर दिया है, होलर ने अपने पास ये बना के दे दिया। लेकिन जैसे ये हुआ उसके बाद बड़े सारे साइंटिस्ट आए। जैसे ये हुआ एनसीईआरटी कहता है कि एक बार लोगों को यह पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लेबोरेटरी में बन ही सकता है, एक बार लोगों को यह पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लेबोरेटरी में बन सकता है, तो इसके बाद इन्होंने ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बनाया, ढेर सारे। शॉर्ट ट्रिक याद करना, AK MB WU, क्या बोला?
AKMBW। जब लोगों को पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं, तो बेटा ये क्या हो गया, अक्षय कुमार टाइप एके मतलब अक्षय कुमार टाइप कुछ है ये। एके जो है, ए का मतलब हो गया बेटा अगर एसिटिक एसिड है तो किस साइंटिस्ट ने बनाया था, एनसीईआरटी में है, छोड़ना नहीं है। एसिटिक एसिड को किसने बनाया था बेटा, कॉल्वे भैया ने बनाया था। जो आपका मीथेन है किसने बनाया था, तो सर मिथेनवा को पता है, बर्थेलॉट साइंटिस्ट ने बनाया था। मीथेन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेबोरेटरी में बर्थेलॉट ने बनाया। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेबोरेटरी में कॉल्वे ने बनाया। और जो यूडब्ल्यू, यूडब्ल्यू का मतलब होता है बेटा यूरिया को किसने बनाया था, बेटा होलर। अरे बोलो सही है कि नहीं सही है, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, याद रख पाओगे अच्छे से। स्टार लगा दूं, लगा लो भैया, लगा लो भैया, स्टार लगा लो। कौनो परेशानी तो नहीं है ना, अगर है तो कमेंट में लिख दीजिए। ओल्ड कॉन्सेप्ट में इतना ही था भाई, क्या बोला, ओल्ड कॉन्सेप्ट में इतना ही था। अब ओल्ड कॉन्सेप्ट रटवा दूं, बोलो तो रटवा दूं, ओल्ड कॉन्सेप्ट रटवा दूं जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पेन कॉपी नीचे, शक्ल है खराब लेकिन फिर भी ऊपर कर लीजिए, रटवा देता हूं। ओल्ड कॉन्सेप्ट में उन्होंने सबसे पहले आए, बोले कि भाई जितना भी केमिकल कंपाउंड है, जितना भी केमिस्ट्री का कंपाउंड है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। कौन सा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। जितना भी केमिकल कंपाउंड है, जितना भी केमिस्ट्री कंपाउंड है, दो पार्ट में डिवाइड करो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, इनऑर्गेनिक का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट एनिमल से मिलने वाला, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब रॉक सॉल्ट और मिनरल से मिलने वाला। अच्छा, जैसे ये क्लासिफिकेशन हुआ, अब बर्जीलियस आए, थोड़े दिन बाद बर्जीलियस आए। बर्जीलियस ने बोला, बर्जीलियस ने क्या बोला, बाबा बर्जीलियस, ऐसे याद रखेंगे, बर्जीलियस बाबा वाली बातें करते हैं। उन्होंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में आम इंसान ह्यूमन नहीं बना सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में आम इंसान ह्यूमन नहीं बना सकता। याद हो गया। अच्छा, इसी का दूसरा वे है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता, ये बर्जीलियस ने बोला। इसी को तीसरे वे में क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत है, इसीलिए वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, ये बोला उसने। अरे बात आया नहीं आया, बेसिक से चल रहे हैं, समझ आया नहीं आया, चलो बढ़िया। अब ये तीन लाइन उन्होंने बोल दिया बर्जीलियस ने। पहला लाइन क्या बोला, आम इंसान लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। दूसरा लाइन क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बन सकता। तीसरा लाइन क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग वाइटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत है। लेकिन गुरु जी का गुरु घंटाल कर दिया किसने, इन्हीं के स्टूडेंट थे फेडरिक होलर। बर्जीलियस के स्टूडेंट थे कौन, फेडरिक होलर। और फेडरिक होलर ने क्या किया, एक्सीडेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना दिया। एक्सीडेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बना दिया, लेबोरेटरी में बना दिया। अरे कैसे, उन्होंने दो कंपाउंड लिया था, देखो अमोनियम साइनेट, फिर से पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट। क्या बोला, उन्होंने दो कंपाउंड लिया था, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, पोटेशियम साइनेट KCNO। बेटा पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। बनना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या था, NH4CNO। बनना क्या चाहिए था, NH4CNO, NH4 प्लस CNO माइनस और K2SO4। बन के गया, थोड़ा सा हीट और रीअरेंज करने पर बेटा बन गया यूरिया। तो पहली बार गलती से मिस्टेक हो गया होलर से, होलर से क्या हुआ, गलती से मिस्टेक हुआ, बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन गया यूरिया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेबोरेटरी में बन गया। लो, गुरुजी का गुरु घंटाल कर दिया इन्होंने। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि साइंटिस्ट को पता चल गया कि लो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तो बना ही सकते हैं। उसके बाद AKMBUW, क्या बोलना, AKMBUW, एसिटिक एसिड को कॉल्वे ने बनाया, मीथेन को बर्थेलॉट ने बनाया, UW का मतलब यूरिया को होलर ने बनाया। यही तीन साइंटिस्ट का नाम दिया, एनसीईआरटी में याद है बेटा। छप गया, बेटा छप गया कि नहीं, अरे छपा कि नहीं छपा, दिमाग में आ जाओ, छप गया है क्या, अरे 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 मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट खत्म रे, ओल्ड कॉन्सेप्ट खत्म रे। आया, मछली पानी में गई, समझ आया नहीं आया, ये ऑर्गेनिक की मछली दिमाग के पानी में गई नहीं है गई। अरे बर्थेलॉट बेटा, आइए, कई लोग कह रहे हैं
बार्थेलॉट की स्पेलिंग गलत है बेटा, तुम्हारा ना 70 71 करेंगे तुम, चुपचाप से पढ़ लो। बार्थेलॉट क्या कह रहे हैं, नीट मंथन नीट बॉयज ओनली, लाइक करो, गूगल सर्च करो। आ गए फिर से ये आ गए फिर से, ये लाइक करो बॉयज गर्ल्स वाले आ गए क्या बेटे? तुम ना कमेंट में लिख रहते हो, हम यही है पटना में, गलती से तुम पता लग गया ना कि तुम इधर के ही हो, बेटा घर आ जाते हैं हम, दिक्कत यही है हमारी, घर आ जाते हैं, बड़ी मार मारेंगे, ध्यान रखना, उल्टा करके लटका देंगे। ये सब बदतमीजी नहीं है यहाँ पे, पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, नहीं पढ़ाना बताया करो, लेकिन भाई साहब पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में छाप दूंगा ऑर्गेनिक, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ये बदतमीजी नहीं चलेगी क्लास में, निकाल बाहर करूंगा, ये सब नहीं, दिमाग खराब हो जाता है मेरा ये सब देखता हूं तो। समझ में आया? ऑर्गेनिक की जिम्मेवारी मेरी, बट बाकी जिम्मेवारी आपकी है, प्रैक्टिस करने की जिम्मेवारी आपकी, कमेंट में अच्छे रखने की जिम्मेवारी आपकी, सब कुछ दिमाग में छाप दूंगा ऑर्गेनिक, ये मैं वादा करता हूं आपको। ठीक है, चलो पढ़े आगे, चलो। और नमूनों हमें देखने से पहले तुम इसको गायब किया करो, जो ये सब लिखे हैं कि सर बॉयज लाइक करें, गर्ल्स लाइक करें, ये वो करें, अरे तुम गधे आदमी, डॉक्टर बनो ना, तुम कंपाउंडर वाले काम कर रहे हो कि पर्चे काट रहे हो, लड़कियों का पर्चा अलग, फीमेल डॉक्टर अलग, मेल डॉक्टर का अलग पर्चा कटेगा, गजब आदमी हो। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, का ये सब कर रहे रहो, कंपाउंडर वाला काम आओ जरा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, ध्यान देना बड़े अच्छे से ध्यान देना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव है। भाई ओल्ड कॉन्सेप्ट फेल हो गया बहुत, मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट में इतना ही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन नहीं निकला, अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नहीं निकला। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन कहां से निकलेगा, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन निकलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉडर्न साइंटिस्ट ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन है या तो उसका डेरिवेटिव है। व्हाट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज इन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ क्या, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है, अरे भैया ई का हुआ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, छापते हैं दिमाग में छापते हैं, आ जाओ। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है बेटा इसमें हाइड्रोजनवा, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनवा, और कार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बनवा। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है भाई। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट्स इट। कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स लिख दो, चलेगा? इतने हिंदी पढ़े लिखे हो, चलो भाई इतने पढ़े लिखे हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोल दिया। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मॉडर्न साइंटिस्ट ने बोला हाइड्रोकार्बन को ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव का क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं। पढ़ लेना इस बार, दिमाग में छाप दूंगा ऑर्गेनिक, नहीं पढ़े ना खैर नहीं है, बता रहा हूं पहले ही। आ जाओ, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन के। डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव का मतलब कार्बन भी है कॉमा हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, और बेटा फ्यू एलिमेंट्स और हैं, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, फ्यू एलिमेंट्स और हैं। कौन से फ्यू एलिमेंट्स, फ्यू एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, few elements like halogen, few elements like oxygen, few elements like sulfur,
few elements like phosphorus and so on. बेटा क्या होता है, या तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हो, या तो कार्बन हाइड्रोजन एंड फ्यू एलिमेंट्स के भी कंपाउंड हो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ फ्यू एलिमेंट्स भी होंगे। जैसे एग्जांपल दूं क्या बेटा, एग्जांपल दूं क्या, एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन लिखता हूं मैं, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा मेरे प्यारे नमूनों। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, कमेंट में लिखना है। क्या देखो कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड, चलो बहुत बढ़िया। क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड है। देखो बेटा क्या ये, ध्यान से देखना, क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, अरे बोलो बेटा है, बहुत बढ़िया। क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, अरे भाई डबल बॉन्ड आने से क्या फर्क पड़ा, कार्बन और हाइड्रोजन तो है, तो हाइड्रोकार्बन तो बोला जाएगा। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक और बात, सर ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है कि नहीं है। एक और बात, सर C6H12O6 ये क्या है, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा नहीं कहलाएगा ना, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, और ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया ना, तो हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आया बात समझ में, इसको बोला जाता है ग्लूकोज। क्या बोला जाता है, ग्लूकोज। इसी का डी फॉर्म आपने पढ़ा है, डी और एल फॉर्म, इसी ग्लूकोज का डी फॉर्म ग्लूकोन डी आप पीते हो, आपने पढ़ा है ना, डी फॉर्म एल फॉर्म, डेक्स्ट्रोलीवो ग्लूकोन डी जो पीते हो ना, यही ग्लूकोज का डी वाला फॉर्म पीते हो। एल पियोगे तो जहरीला होता है, ग्लूकोज का डी फॉर्म पियोगे तो ही वो फायदेमंद है, एनर्जी बूस्टर है। डेक्स्ट्रोलीवो याद आया, आया नहीं आया, चलो ठीक है। अच्छा ये बताना इसका नाम क्या है, C12H22O11 क्या नाम बोलोगे, ग्लूकोज के बाद सक्रोज बोल दो क्या, तो दिस इज सक्रोज। तो बेटा ये क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है क्या, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। अगर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दूं क्या, हाँ। हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो बेटा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो उसका डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। अच्छा एक सवाल देता हूं, बोलना है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, एक सवाल देता हूं, इधर लिखता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है। CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं भैया, भाई हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव टाइप का कुछ दिख तो रहा है, ये है कि नहीं है, आर दे ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट, CO2 नहीं है ना भाई, अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, भाई देखो ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन और फ्यू एलिमेंट्स होना चाहिए, यहां पे हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन हो या कार्बन हाइड्रोजन के साथ फ्यू एलिमेंट्स हैं तो इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। बहुत बढ़िया, ऑर्गेनिक नहीं है। मान लो मैं बोलता हूं CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, अरे सर कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और फ्यू एलिमेंट्स होना चाहिए, हाइड्रोजन में नहीं है ना। अच्छा ये बात है क्या, नहीं है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं HC डबल बॉन्ड OH, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, अरे भाई साहब कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, फ्यू एलिमेंट्स भी है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी है, इससे बेसिक तो कौन मास्टर पढ़ा देगा, छाप दूंगा इस बार ऑर्गेनिक, ध्यान रखिएगा दिमाग में, छाप दूंगा ध्यान से, ध्यान से। तो यहां पे देखेंगे दीज आर नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोलो समझ में आया नहीं आया, अरे बोल दो बेटा, तो दीज आर नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोलो ठीक, दोनों और बाकी वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चमका बढ़िया से, आइए। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ध्यान से देखना, चाहे हाइड्रोकार्बन हो चाहे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, भाई कार्बन तो कॉमन है। मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स या नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स, मैं ऐसा कभी नहीं कह पा रहा कि ऑक्सीजन का डेरिवेटिव, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा क्लोरीन का डेरिवेटिव, मैं हर बार यही बोल रहा हूं हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव। तो कार्बन की कुछ खास बात तो है, बेसिकली नोट एक डालेंगे, बेसिकली यहीं पे मैं नोट डालूंगा, नोट क्या कहता है इसके नीचे बेटा, आप सब लोग नोट डालना, नोट क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। ये पहले क्वेश्चन कर लो, ये पहले क्वेश्चन कर लो, फिर एक नोट डालेंगे, क्वेश्चन कर लो फिर एक नोट डालेंगे। क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ABCD जल्दी से बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
मन में रखेंगे जवाब। यहां पे कैसे होता है दादा, यहां पे ए बी सी डी, यहां पे जल्दी से बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है बेटा, ये जो 3% है, ये जो 3% है बेटा, हम 3 3 9 कर देंगे, तुम्हारे साथ ध्यान रखना ये गलत है। 2% जो भी हो, ये 2%, ये 2% और ये 2%, ये जो 6% है बेटा, दोबारा छक्का छोड़ा देंगे मार मार के। तुम कैसे कह सकते हो भाई, ये ए बी सी कैसे कह सकते हो, ए बी डी सी वाले सही है, तो 94% लोग सही कह रहे हैं, लेकिन बाकी नमूने तो भरे पड़े हैं ना भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कह रहा है कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बनवा होना चाहिए, हाइड्रोजनवा होना चाहिए, और उसके साथ साथ डेरिवेटिव भी होना चाहिए। या तो कार्बन हाइड्रोजन हो, या तो कार्बन हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो। बेटा हाइड्रोजन नहीं है ना, कार्बन नहीं है ना, हाइड्रोजन नहीं है ना, अरे तो सी ऑप्शन होगा ना। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना, समझ में आया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले नोट पॉइंट लिखते हैं। अगला एक नोट, वही मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, नोट पॉइंट। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भैया कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। चाहे हाइड्रोकार्बन हो वहां भी कार्बन है, चाहे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है वहां भी कार्बन है। लो, तो कार्बन की कुछ खास बात है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का नोट ये लिखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन। नोट क्या लिखना है कि इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इज द स्टडी ऑफ कार्बनवा जी, इज द स्टडी ऑफ कार्बनवा है भाई। अरे बतवा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन है। तो इसका मतलब कार्बन में कुछ खास बात है भाई, ध्यान देना। इसका मतलब सर ऐसी बात है, इस कार्बन में कुछ खास बात है। क्यों? पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट खाली कार्बन पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कार्बन की कुछ खास बात है। कौन सी खास बात है? आइए अब लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। अब लिखेंगे बेटा यहां पे कैरेक्टरिस्टिक, कार्बन की स्टडी है, तो ऐसा क्या खास है इस कार्बन में, ऐसा क्या खास है बच्चों इस कार्बन में जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया इसने। भाई ध्यान दीजिए, कुछ तो खास बात है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी भाई, कुछ तो इस कार्बन ने दिया होगा, किया होगा, लिया होगा, जो भी किया होगा, है ना। तो कार्बन की सबसे, क्यों नहीं नाइट्रोजन बोला मैंने, क्यों नहीं फास्फोरस लिखा, क्यों नहीं ऑक्सीजन लिखा, क्यों नहीं हेलोजन लिखा? कार्बन की खास बात है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड तक बना सकता है, मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, चौथा कोऑर्डिनेट हो जाता है। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हेलोजन मैक्सिमम 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूं, सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूं। तो कार्बन की सबसे खास बात है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन क्या शो करता है बेटा? पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहला खास बात है कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी। मतलब कार्बन सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। सेकेंड पीरियड में बोरोन की बात करो 3 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, हेलोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक बात है? तो टेट्रावैलेंसी में लिखना है कि सेकेंड पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, इन सेकेंड पीरियड कार्बन फॉर्म्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड इन टेट्रावैलेंसी। इन सेकेंड पीरियड कार्बन फॉर्म्स मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड। बेटा 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कौन? ये कार्बनवा जो है ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इन सेकेंड पीरियड कार्बन फॉर्म्स मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड। ये खास बात है, इस वजह से कार्बन जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। जैसे ध्यान दीजिए, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक बात है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? सब लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छी बात है। अब देखो, हमेशा जब भी बॉन्डिंग बनाना हो तो उसमें आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। हमेशा जब भी बॉन्डिंग बनाना हो आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो ध्यान दीजिए 2s2 में ऐसा होगा, 2s2 ऐसा होगा, और 2p2 की बात करोगे तो ऐसा होगा। हमेशा 2s2 में ऐसा होगा, 2p2 में ऐसा होगा।
लेकिन ग्राउंड स्टेट में तो दो ही अनपेयर्ड है, यानी कि दो ही बॉन्ड बनेगा। भाई कार्बन के ग्राउंड स्टेट की बात किया, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में तो दो ही बॉन्ड बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ अलग बात है। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है लेकिन एक्साइटेड स्टेट में। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कार्बन क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन एक्साइटेड स्टेट का मतलब स्टार से डिनोट करते हैं, स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करके आगे की तरफ ऑर्बिटल में ले जाओ। देखो ये 2s का ऑर्बिटल, 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके मैं वहां ले गया। तो अगर मैं कार्बन के एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कार्बन के एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, कितने बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड। तो क्या यहां से पता चल गया कि कार्बन क्या बना रहा है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंसी बोलो, टेट्रावैलेंट बोलो, एक ही बात है। समझ में आया? यस, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 99.99%, या बोल दो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बन रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन में कुछ खास बात है। कितनी खास बात है? तो बेटा कार्बन की 4 खास बात है। कार्बन में 4 कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि सेकेंड पीरियड के अंदर कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। बोलो ठीक, बोलो जल्दी से, थप्पड़ मारूंगा यहीं से, जल्दी बोलो। एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बनाएगा कोवलेंट, ऑक्सीजन 2 बनाएगा कोवलेंट, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा कोवलेंट। ठीक है, पीछे चला जाऊं, चलो भाई अब आ जाओ। टेट्रावैलेंसी के बाद कार्बन जो है सेकंड उसमें लिखते हैं कि सर ये 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है, अब कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाएगा तो कोई ना कोई ज्योमेट्री आएगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा। मानते हो इस बात को? कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो कोई ना कोई ज्योमेट्री आएगी, कोई ना कोई शेप आएगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर आएगा। तो कार्बनवा जब 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो जो ज्योमेट्री आता है वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री आता है। कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो कोई ना कोई ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर आएगा, और वो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। जबकि नाइट्रोजन सिमेट्रिकल नहीं बना पाएगा, ऑक्सीजन सिमेट्रिकल ज्योमेट्री नहीं बना पा रहा, हाइड्रोजन नहीं बना पा रहा, बोरोन नहीं बना पा रहा। तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन की दूसरी खास बात है कि सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। कार्बन की दूसरी खास बात है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड तो बनाता है बट सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता है बट सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है। कार्बन बच्चों जब 4 बॉन्ड बनाता है तो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल कार्बन फॉर्म्स अच्छा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। कार्बन फॉर्म्स स्टेबल सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, कार्बन फॉर्म्स स्टेबल सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। कार्बन जो है बच्चों वो स्टेबल सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बनाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कार्बन जो है वो स्टेबल सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बनाता है। अच्छा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री जितने भी होते हैं स्टेबल होते हैं। तो देखो कार्बन कैसे सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बना रहा है, थोड़ा सा आपको गौर फरमाना पड़ेगा। मैं टेट्राहेड्रल बना रहा हूं, ध्यान से 3D पिक्चर बना रहा हूं, प्लीज अमेजिंगली देखना है प्लीज बेटा, प्लीज इधर आइए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। आपके घर वर में शादी उदी होती है या हुई है, या किसी शादियों में जाते हो कि नहीं जाते हो, या इनवाइट ही नहीं करते कि यार इस शैतान को कौन बुलाए? ऐसा ही है क्या? घर में जब शादी वादी होती है तो बेटा कैमरामैन को बुलाया जाता है, वीडियोग्राफर कि वीडियो करिए, है ना वीडियो। अच्छा आप सोचते हो कभी कि शादी में वीडियोग्राफी क्यों किया जाता है? शादी एक ऐसी चीज है जहां सरेआम सरेआम आपको आपके दुश्मन को साथ में रहने की इजाजत दी जाती है। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज शादी। मेरा हुआ नहीं है, मूवीज देख के, लोगों का देख के, दोस्तों का देख के, आपके एसीपी सर का देख के ये सब पता लगता है मुझे। तो अपने जो एसीपी सर है उनका भी वही हाल है। उनका तो बाल विवाह हुआ था 16-17 साल 18 साल में। जैसे ही कॉलेज से आए भाई घर वालों ने सोचा कि यार एक कांडी आदमी है, जल्दी से शादी कर दो इसकी। तो एसीपी सर की वैसी हुई है। सोचो एसीपी सर की शादी 22 साल की उम्र में हो जाए, 21 में सॉरी 21 ईयर्स में ही गॉट मैरिड, और आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? ठीक है छोड़ो हटाओ।
नहीं बोलता हूं मैं कुछ उनको, ठीक ना। सोचो जरा, ऐसे, हाँ एसीपी आंटी, एसीपी आंटी जो है आपकी 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 आंटी है, मेरी नहीं है भाई, मेरे दोस्त है वो। तो जो एसीपी सर हैं उनकी 21 साल में शादी हो गई। शादी क्या है? शादी का मतलब है आपको, आप बहुत खुश ना रहो जिंदगी में, या बहुत हवा में ना उड़ पाओ, तो एक कोई साथ में बिठा दिया जाता है कि भाई तुम थोड़ा जमीन पे रहना। तो आपके दुश्मन जैसे इंसान को आपके साथ रहने की इजाजत दी जाती है समाज के द्वारा। और खासकर प्रूफ के तौर पे वीडियो रिकॉर्डिंग और कर लेते हैं कि भाई साहब अब नहीं भाग सकते तुम, वीडियो में कैच हो चुका है, अब आओ तुम भाग के दिखाओ जरा, ठीक है। इसलिए वीडियोग्राफर बड़ा चलते हैं लोग। चलो, तो कार्बन क्या करता है, वीडियोग्राफर जो आता है वो एक ट्राइपॉड लेके आता है। भाई वीडियो टीम क्या करती है आपकी, ट्राइपॉड पे, ऐसे ट्राइपॉड होता है, इसके ऊपर यहाँ कैमरा वैमरा फिक्स होता है, राइट, इसके ऊपर ऐसे कैमरा वैमरा लगता है, और यहां से रिकॉर्डिंग हो रही होती है। गजब, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, जैसा ट्राइपॉड होता है ना, वैसा ही होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, दो पैर तो आगे की तरफ होते हैं ट्राइपॉड में, दो पैर उसके आगे की तरफ होते हैं, एक पीछे की तरफ होता है। फील कर पा रहे हो, दो आगे की तरफ है ऐसे ऐसे, और एक पैर पीछे की तरफ है, ठीक है, और एक इससे कैमरा ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ध्यान दीजिए, टेट्राहेड्रल वैसे ही होता है, दो आगे की तरफ, मतलब मान लो मैं ये जो बोल रहा हूं पिंक वाला, ये दोनों आगे की तरफ निकला हुआ, और वो जो है व्हाइट वाला वो पीछे की तरफ जा रहा है। दो पिंक जो है आगे की तरफ आ रहा है और व्हाइट वाला पीछे की तरफ आ रहा है। दो पिंक जो है वो आगे की तरफ है, व्हाइट वाला स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो ट्राइपॉड हो गया। और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ बना, टेट्राहेड्रल इसी को कहते हैं, चार बॉन्ड बना रहा है कार्बन। आ जाओ, अब मैं क्या कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल कैसे इसको फील करा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, इस बॉन्ड्स को मिला दिया। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को मिलाया। तो देखो अब क्या होगा, ये वाला फेस है, देखो क्या कर रहे हैं हम, ये एक फेस है भाई, क्लियर है क्या, ये फेस है, ओके ओके ओके। टेट्राहेड्रल में मैंने क्या किया, बॉन्ड्स को मिलाया, मिलाने के बाद एक फेस जनरेट हुआ। फील कर पा रहे हो कि सर मिलाने के बाद एक फेस जनरेट हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बेटा इसको मिलाओ तो एक दूसरा फेस जनरेट हो रहा है बेटा। इसी तरह इसको जब मिलाओ, इन दोनों को मिला देते हो तो आपके पास एक नया फेस जनरेट होता है, वो कुछ ऐसा है। इसी तरह आपके पास एक नया फेस जनरेट होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। बढ़िया हो गया, ओके ओके। देखो क्या हुआ सर, एक फेस ऐसा जनरेट हुआ, ध्यान से सब लोग इधर देखेंगे, दूसरा फेस ऐसा जनरेट हुआ है। कैन यू फील द 3D, थ्री डायमेंशन फील हो रहा है, थ्री डायमेंशन फील हो रहा है। एक फेस इस तरफ से डायगोनली, दूसरा फेस इस तरफ से डायगोनली, तीसरा फेस इसके पीछे, तीसरा फेस इसके पीछे, और चौथा फेस यानी कि जिस पे ये खड़ा है, बेस बेस फिर जिस पे ये खड़ा है। तो टेट्राहेड्रल का मतलब होता है, टेट्राहेड्रल का मतलब होता है बेटा फोर फेस। टेट्राहेड्रल का सीधा सीधा मतलब होता है फोर फेस। टेट्रा का मतलब फोर, हेड्रल का मतलब होता है फेस। टेट्रा का मतलब होता है फोर और हेड्रल का मतलब होता है फेस। तो जब कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल बनाता है ज्योमेट्री, यानी कि एक ऐसा ज्योमेट्री बनाता है जिसमें सिमेट्रिकल चार फेस हैं। एक फेस ऐसा, दूसरा फेस ऐसा, तीसरा फेस इसके पीछे, भाई इन दोनों के पीछे लगा होगा ना, और चौथा फेस इसका बेस है जिस पे खड़ा है। तो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल आपके पास ये बन रहा है। और कार्बन जो है सिमेट्रिकल बनाता है, तो सिमेट्रिकल की खास बात होती है कि सर ये स्टेबल होता है। सिमेट्रिकल की इतनी खास बात है कि सर ये स्टेबल और होता है, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल यानी कि स्टेबल और होता है। एकदम बढ़िया, क्लियर है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से बोल दो, टेंट हाउस की तरह। वाह, तुम जो हो अपनी अपनी चीजें इमेजिन कर रहे हो। टेंट हाउस की तरह होता है सर, देखना जरा क्या बोल रहे हैं सर, टेंट हाउस की तरह होता है ना। गधे आदमी, इसी टेंट, अच्छा तुमने इमेजिन कर लिया है हम डॉक्टर बनेंगे, फिर कोई डॉक्टर नहीं मिलेगी, फिर हम टेंट हाउस में जाके वादियों में रहेंगे। अरे गरीबों, पढ़ लो रे पढ़ लो, लड़की नहीं मिलने वाली बिना पढ़े। लड़कों की सबसे खास बात है, एक नॉर्मल लड़की से शादी कर लेंगे, वो जो कम पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो किसी वजह से, उसके बाद डिग्री नहीं है, नौकरी नहीं है, काम चला लेंगे लड़के। लड़की अगर बन गई ना डॉक्टर, तो बेटा अपने से ऊपर वाले से शादी करेगी, बेरोजगार से शादी नहीं करेगी, ये बता देता हूं मैं तुम्हारे। दिस इज द हार्श ट्रूथ ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक ना। पढ़ लिख जाओ तुम भी, वरना क्या होगा भाई, तुम तो कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तुम्हारे लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं बैठा है। तो बी केयरफुल, पढ़ जाओ, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, डॉक्टर बन जाओ।
समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ या ना? चलो भाई, तो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है कार्बन के पास। अच्छा, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बाद एक और केस होता है इसका। 4 कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कार्बन की, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम बताने वाले हैं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। कार्बन की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम बता रहे हैं कि कार्बन जो है सर, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी होता है कार्बन के पास। कार्बन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन की जैसे नाइट्रोजन जो है मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, रिपल्सन होता है। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, लोन पे रिपल्सन होता है। हैलोजन नहीं बनाएगा, लोन पे रिपल्सन होता है। बट कार्बन की खास बात है कि सर ये कार्बनवा जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाने की टेंडेंसी रखता है, ये कार्बनवा जो है डबल बॉन्ड भी बनाता है, ये भाई साहब कार्बनवा जो है ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। और सर पता है आपको, 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ये कंसेक्यूटिव 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है। कितनी खास बात है। और सर आपको पता है कार्बन जो है जबरदस्त कंसेक्यूटिव ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। और सर आपको ये भी पता है क्या, कार्बन जो है ऐसा भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन की जो टेंडेंसी है ये नाइट्रोजन में नहीं है, बोरोन में नहीं है, ऑक्सीजन में नहीं है, हैलोजन में नहीं है, कार्बन में है। तो कार्बन की खास बात है, एंड द लास्ट खास बात है कार्बन की कैटिनेशन कैटिनेशन। कार्बन की चौथी खास बात क्या है कार्बन में? ऐसा क्या है कि भाई साहब ये एलिमेंट जो है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के रखा हुआ है, ऐसा क्या एलिमेंट है? कार्बनवा जो है कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन, बेटा ट्रेन में चढ़े हो, चढ़े ही होगे, हाँ भाई ट्रेन में चढ़े होगे, तो ट्रेन में क्या होता है भाई? राजधानी ट्रेन में चढ़े होगे? नहीं, राजधानी में चढ़े हो? नहीं चढ़े हो। गरीब रथ में चढ़े हो क्या? वहां जरूर चढ़े होगे, तुमसे मिलता जुलता है। गरीब रथ की बात करें, चलो राजधानी छोड़ो ड्रॉप, गरीब रथ की बात करें। चलो भाई, गरीब रथ में क्या होता है? ग्रीन कलर का डब्बा होता है और सारे एसी होते हैं। ग्रीन कलर का डब्बा होता है और सारे एसी होते हैं। तो गरीब रथ ट्रेन की बात करोगे, एक ग्रीन कलर का डब्बा एसी वाला, ग्रीन कलर का डब्बा एसी वाला, और ऐसे ऐसे ग्रीन एसी डब्बा ऐसे कनेक्टेड होता है। ग्रीन एसी डब्बा बेटा ऐसे कनेक्टेड होता है, बात ठीक है? ग्रीन एसी डब्बा क्या होता है? ऐसे कनेक्टेड होता है। मजा आया? ग्रीन एसी डब्बा ऐसे कनेक्टेड होता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एक तो ये हो गया कनेक्शन का, दूसरा यही कैटिनेशन है, समझाऊंगा अभी, रुक जाओ। अब जैसे मान लो आपने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे आपने सुना होगा कि लोगों ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया बाय फॉर्मिंग अ ह्यूमन चेन। जनरली वर्ल्ड एड्स डे पे जनरली लोग ये करते हैं कि भाई साहब ह्यूमन चेन बना के सपोर्ट कर रहे होते हैं कि नो यूज ऑफ, आप लोग क्या पढ़ते, कॉन्ट्रासेप्टिव आइटम्स। एम आई राइट? सही है कि गलत है? कॉन्ट्रासेप्टिव का मुझे तो नहीं पता है। यस, एम आई राइट ना? यस, हाँ, तो बहुत बढ़िया। चलो, थोड़ी बायोलॉजी तो आती है मुझे, बायोलॉजी उतनी आती है जितनी आपको फिजिक्स, ठीक है? बहुत हिला पूरा मामला है। चलिए आइए, अब क्या होता है बेटा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, लोग ह्यूमन चेन बना के रखते हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ चेन बना रहा है, लंबे लंबे चेन बना रहा होता है। गरीब रथ में लंबे लंबे चेन बने हुए डब्बों के, समझ में आ रहा है? कैटिनेशन यही है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। ध्यान से देना, खुद के साथ जुड़ना और लंबे चेन बनाना। क्या हुआ? ह्यूमन चेन। क्या हुआ? गरीब रथ। खुद जैसों के साथ जुड़ना और लंबे चेन बनाना, इसी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। आ जाओ बेटा, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग का, बेटा खुद के साथ जुड़ना और जुड़ के लंबे लंबे कार्बन चेन बनाना। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग कार, 1 2 3 4 5, ये देखो, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन। बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन, इसी को कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन की, जैसे नाइट्रोजन लंबे कार्बन चेन नहीं बना पा रहा, ऑक्सीजन नहीं बना पा रहा, हैलोजन नहीं बना पा रहा, इनर्ट गैस नहीं बना पा रहा, बोरोन नहीं बना पा रहा, कार्बन की खास बात है कि भैया ये खुद के साथ जुड़ के गरीब रथ बना लेता है, खुद के साथ जुड़ के ह्यूमन चेन की तरह बन जाता है। दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है खुद के साथ जुड़ के लंबे चेन बनाना, और ये कार्बन के पास है, इसलिए कार्बन जो है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया?
छाप दूं मॉडर्न ओल्ड कॉन्सेप्ट छाप दिया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ जाओ, छाप देते हैं सब लोग, छापो। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बोला गया कि हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, डेरिवेटिव का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और फ्यू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया कुछ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वाले, फिर हमने एग्जांपल लिया कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले, फिर हमने एग्जांपल लिया कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर हमने लिया कार्बन हाइड्रोजन और फ्यू अदर एलिमेंट्स वाले, फिर हमने एग्जांपल लिया जैसे मान लो ये CHCl3 लिखूं, क्या ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, अदर एलिमेंट भी है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फिर देखना CHCl2 या हाँ क्या ये हाइड्रोकार्बन? हाँ, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और फ्यू अदर एलिमेंट भी, हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होगा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह कहा गया कि भाई मॉडर्न केमिस्ट्री का मतलब पता है आपको? मॉडर्न केमिस्ट्री कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी ऑफ कार्बन है। मॉडर्न केमिस्ट्री कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन है। क्यों भाई? तो कार्बन की कुछ 4 खास बातें हैं जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाता है। कौन सी? टेट्रावैलेंसी। एक्साइटेड स्टेट में सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। कार्बन सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंसी बनाता है, 4 बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, दूसरा, कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है ना तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बना लेता है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री स्टेबल होती है, इसलिए चूंकि स्टेबल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन, इसलिए कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। उसके बाद कार्बन जो है, इसकी खास बात यह है कि भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी, 2 डबल, 2 ट्रिपल एंड सो ऑन। और कार्बन की चौथी खास बात यह है कि कार्बन जो है ह्यूमन चेन बनाता है, कार्बन जो है गरीब रथ बनाता है, कार्बन कैटिनेशन शो करता है, लंबे लंबे चेन बनाता है। नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाएगा, बाकी एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कार्बन की यह खास बात है भाई, इसलिए कार्बन खास है, इसलिए कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। यह है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आते हैं बच्चे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, छप गया दिमाग में? छपा कि नहीं? जल्दी से बता दो, दिमाग में छपा कि नहीं छपा? छापा कि नहीं छपा? छाप दिया, ऑर्गेनिक में छाप दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया, दिमाग में छाप दिया। अब क्या है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कल करेंगे, ठीक है ना? आज यहां तक रखते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही मैं एक बार, रुक जाना, कल हम लोग क्या करेंगे एक बार दिमाग में लेके जाओ ताकि इसी हिसाब से तैयार होके आना। कल जो है हमारे पास ये कंपाउंड होगा, ये देखना। आज हमने क्या किया है, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस। टुमारो डे 2 पे ये कंप्लीट होगा, डे 2 पे ये कंप्लीट होगा, डे 2 पे ये कंप्लीट होगा, ठीक है? और डे 2 पे ये कंप्लीट होगा, डे 2 पे ये कंप्लीट होगा, डे 2 पे ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना? डे 2 पे ये कंप्लीट होगा, तो ध्यान दीजिएगा। और डे 3 पे बेटे ये कंप्लीट होगा, बाकी सारे, ठीक है ना बेटा? तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में ये कंप्लीट होगा आपका। वेडनेसडे हो गया, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था, वरना तो मैं यहां तक पढ़ा ही देता हूं, बट कोई बात नहीं, 3 हुआ, बाकी ये कल करेंगे और बाकी ये परसों करेंगे, ठीक है? बेसिक के लिए थैंक यू सो मच। अब देखो एक बार फिर बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने लोग चाहते हैं? अभी भी बताना, कितने लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यस करना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नो करना? कितने लोग चाह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराया जाए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यस करना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नो करना। तो बेटा और बढ़ गया, मतलब ऑर्गेनिक पढ़ा के ना मैं छपवा दूंगा आपके ऑर्गेनिक दिमाग में। इनऑर्गेनिक वैसे भी रट्टा का सब्जेक्ट है, थोड़ा लास्ट में ही कर लो, कोई बात नहीं है, तो मैं प्लानर चेंज करा दूंगा, इनऑर्गेनिक को लास्ट में करना। देखो इनऑर्गेनिक और आसान हो जाएगी आफ्टर ऑर्गेनिक, ये मेरा वादा है। इनऑर्गेनिक और आसान हो जाएगी आफ्टर ऑर्गेनिक, ये मेरा वादा है, ठीक है बेटा? चलिए, तो बाकी को करा देता हूं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द सेशन डू रेट इट, ठीक है? अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना तो आप रेटिंग देना और सपोर्ट करना, प्यार दिखाना। हमारी टेक टीम भी बहुत मेहनत कर रही है, हमारी वेदांतु की कंटेंट टीम बहुत मेहनत कर रही है, वेदांतु के पूरे लोग लगे हुए हैं आपकी क्लासेस देने के लिए। हम तो आपके सामने मिल लेते हैं, आपके कमेंट पढ़ लेते हैं, बट उनको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू रीड द क्लास, व्हेन यू रीड द प्लेटफॉर्म, व्हेन यू रीड द कंटेंट,
तो जब आप रेटिंग करते हो तो उनको आइडिया लगता है कि अच्छा बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो वो 4 और अच्छे काम कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ऑलवेज अप्रिशिएट द थिंग्स, गुड थिंग्स जो समाज में चल रही हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छी चीज नहीं चल रही है उतना ही कड़े से उसका विरोध भी करना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, डेमोक्रेटिक आप लोग हो, डेमोक्रेटिक मैं हूं। खुल के आप अपनी बातें रखिए, खुल के हम आपसे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट कि सर नहीं नहीं नहीं, हाँ इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक करा दो, ऑर्गेनिक की जगह ये करा दो, वो करा दो, तो हाँ हम लोग टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको बताते रहता हूँ आपके उसमें, और आपके टेलीग्राम के मंथन वाले ग्रुप में मैं आके आपको अपडेट देता रहूंगा, आपसे बातें करता रहूंगा, आपको बार बार डीपीपीज वगैरह शेयर करूंगा। डीपीपी वगैरह 2 लेक्चर के बाद अच्छे से आपको फ्लो में आने लगेगी, थोड़ा पहले बेसिक्स कुछ कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक समय समाप्त हुई। मिलते हैं आपसे बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।